Shall we begin with the Indian Partnership Act 1932? Okay. First and foremost thing, before starting this particular act, we should be very much clear what was going to be the pattern of exam, right? Because हम सब जानते हैं कि MCQ पैटर्न है, बात समझ में आ रही है? ये हमारा MCQ पैटर्न है. तो 11-12 जैसा नहीं रहा, लाइक बिजनेस स्टडीज हम पढ़ते थे, आई गेस लास्ट थ्योरी टॉपिक हमारा वही था. तो बिजनेस स्टडीज से पढ़ते थे तो क्या हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता था, बताइए मुझे. कैसे पढ़ते थे बिजनेस स्टडीज आप लोग? लर्न करके बुक्स, राइट. तो अल्टीमेटली वहां पे स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि हेडिंग्स याद आपको होनी चाहिए. एकदम हम लोग सोच के जाते थे हेडिंग्स याद कर लेते हैं, बाद में कंटेंट हमारा आ जाएगा, बना लेंगे, राइट. अब यहाँ पे क्या डिफरेंस देखिए, अभी 11-12 कंप्लीट हो चुका है, गोल्डन डेज आर गॉन. अभी हम यहाँ आ चुके हैं जब हम प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या कोई भी एक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो डोंट थिंक कि आपको फीचर्स लिखने को आएंगे. जैसे मैं पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे हमको वो नहीं आएगा व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे. एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप फिर भी पढ़ने पड़ेंगे, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए. वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स पे इंस्टीट्यूट ट्रैप बिछाती है, एक जाल बिछाती है. वहां पे हमने जरा सी भी गड़बड़ करी, गलत को आंसर दिया, मार्क्स कट जाएंगे. एंड दूसरी बात, जब एमसीक्यू पैटर्न रहता है तो और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज आंसर्स जो है वो बहुत क्लोज होते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? दो आंसर्स आप देखेंगे इतने सिमिलर हैं, इतना कंफ्यूजन रहेगा. इसलिए जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, आफ्टर एवरी चैप्टर हमारा एक एमसीक्यू सेशन रहेगा, ठीक है ना. उसके बाद हमको क्लैरिटी आएगी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट एग्जाम हॉल में आके हम बेसिकली क्वेश्चन फेस करें. यहाँ पे हम पहले ही क्वेश्चन फेस कर लेंगे. चलिए नोट्स हाथ में रखिए. वी विल बिगिन विद द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, जब भी मैं लिखती हूँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट, 1932 का मतलब क्या समझते हैं? 1932 में ये इनैक्ट हुआ, बहुत बेसिक सी बात है. तो डू यू थिंक कि इससे पहले 1932 से पहले पार्टनरशिप होती ही नहीं थी? देखो 1932 में पार्टनरशिप एक्ट आया, डेफिनेटली इससे पहले भी पार्टनरशिप चल रही होगी. तो क्या उसके लिए कोई एक्ट नहीं था गवर्न करने के लिए? बताइए, थोड़ा सोच के बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक्ट आता क्यों है? देखो बहुत बेसिक सी बात है, कोई भी कॉमन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी ना, उनको टैकल करने के लिए क्या होगा, रूल्स रेगुलेशन या एक्ट आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोग रोड पे जा रहे हैं, हम सब समझते हैं कि रेड लाइट अगर सिग्नल हुई है तो वी हैव टू स्टॉप. ग्रीन सिग्नल होते ही हम फटाफट से अपना व्हीकल लेके चले जाते हैं. सिग्नल तोड़ते हैं आप लोग तो अलग बात है, बट इन जनरल ये रूल्स हम फॉलो करते हैं. ये रूल्स आपको भी पता है, मुझे भी पता है. कैसे? बिकॉज ट्रैफिक रूल्स हैं, ठीक है ना. एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही थी, रोड को मैनेज करना था, तो हमारे पास ट्रैफिक रूल्स आ गए थे. लाइक दैट पार्टनरशिप की बात करते हैं. जब पार्टनरशिप से पहली इमेज आई होप दिमाग में आती होगी, दो या दो से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं साथ में, तो उनको गवर्न करने के लिए पार्टनरशिप. डिस्प्यूट्स ना हो इसलिए एक्ट आ गया. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इससे पहले भी पार्टनरशिप हुआ करती थी और वो एक अलग एक्ट था. तो ध्यान दीजिएगा, हमको वो क्यों पढ़ना है बताती हूँ. अर्लियर वी यूज्ड टू हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था. मैम पहले था, डज दैट मीन कि आज नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872? आज भी है, ठीक है ना. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज भी है, बट पॉइंट इज क्या, जब मैं बोलती हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये क्या है, एक जनरल लॉ है. देखो पार्टनरशिप का मतलब भी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तभी साथ में काम कर रहे हैं. और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऑब्वियसली व्हेनेवर टू पर्सन्स आर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बट बात ये थी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जनरल लॉ है. दैट मीन्स जहां भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे कौन सा एक्ट आ गया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और पार्टनरशिप हमने देखा एक सेपरेट सेट ऑफ प्रॉब्लम है, एक सेपरेट सेट ऑफ सीरीज है, ठीक है ना, एकदम अलग बात करता है पार्टनरशिप. तो हुआ क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पार्टनरशिप के सेक्शंस गिवन थे. आप नोट्स में देखेंगे आपको लिखा होगा, सेकेंड लाइन देखिए, द लॉ रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप कंटेन्ड इन सेक्शन 239 to 266. सबको मिला? 239 to 266 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिला. तो अर्लियर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में 233 to 269 क्या थे? दीज आर रिलेटेड टू पार्टनरशिप, रिलेटेड टू पार्टनरशिप, ठीक है. फिर कोई समझदार इंसान आया, उसने बोला यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इतना बड़ा क्यों करते हैं,
ये जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है इसको हम स्पेसिफिक बना देते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो उन्होंने पुराने वाले एक एक्ट में से ही ये प्रोविजंस अलग करके नया एक्ट बना दिया जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बैकग्राउंड क्लियर हुआ? दैट मीन्स पार्टनरशिप 1932 से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बट पहले कौन गवर्न करता था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं मैडम? हमारा पर्पस है फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज एंड एग्जाम एज वेल, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपसे सवाल पूछेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अल्टीमेटली इससे पहले पार्टनरशिप एक्ट से पहले कौन सा एक्ट था जो पार्टनरशिप को गवर्न करता था? तो उसका आंसर आप मुझे बताइए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। बात क्लियर है एकदम? कोई कंफ्यूजन? तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अगली बात, नाम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया। नाउ कोई भी एक्ट जब हम पढ़ेंगे ना तो हमको उसकी डेट पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डेट। कौन सा दिन वो आया है? तो आप डेट देखो कौन सी दी हुई है। दिस केम इनटू फोर्स, फोर्थ लाइन पे पढ़ रहे हैं, ऑन 1 अक्टूबर 1932। तो 1932 के बाद साइड में लिखिए केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932। कोई कंफ्यूजन? याद रखने का तरीका, 2 अक्टूबर क्या होता है? गांधी जयंती। उससे एक दिन पहले पार्टनरशिप एक्ट आ गया था, ठीक है जी। आई विश कि आप लोग साथ साथ नोटिंग करते रहें प्लीज। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932। अगला सवाल ना, कोई भी एक्ट पढ़ेंगे ना, मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, आज पहला क्लास है। सबसे पहले आप मुझसे 3 सवाल पूछेंगे। मैम ये एक्ट आया कब से? दैट मीन्स द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। अगला सवाल, ये एक्ट लगता कहां कहां है? भाई एक्ट कब आया हमने समझ लिया, एप्लीकेबिलिटी पे देख लेते हैं ना। तो यहां पे पहला ये लिखिए। दूसरा बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। एप्लीकेबिलिटी, इफ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी, समझिएगा बहुत ध्यान से। एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये एक्ट कहां कहां लगने वाला है। सो वी आर कंसर्न विद द ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी। यानी आपने बोला मैम ये एक्ट है, बट ग्राउंड लेवल पे बताइए ना ये कहां लगता है। तो ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें तो डू यू थिंक ये पूरे इंडिया में लगता है? दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, बताइए मुझे, कंप्लीट कर पाएंगे? एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक लाइन लिखिए, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया। ना जब आप नोटिंग कर रहे हैं कोशिश करिएगा, ये पहला लाइन है, फिर ये दूसरा लाइन, ये साइड में कहीं लिखिएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले था। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया। जब मैं बोलती हूँ होल ऑफ इंडिया, इंप्लाइड बात है कि जम्मू कश्मीर भी इंडिया में ही आता है। भाई हमारे कंट्री में आता है ना जम्मू कश्मीर, बिल्कुल। बट यहां पे उन्होंने लिखा है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। माय हैंडराइटिंग इज वेरी बैड, काइंडली कॉपरेट। मैं पूरा डिक्टेट करूंगी, आप लोग लिखिएगा। तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। ऐसा क्यों? हम याद तो कर लेंगे बट कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। जम्मू कश्मीर का अलग लॉ चलता है, ठीक है, इंडिया का पार्ट है, लेकिन अलग लॉ क्यों चलता है? थोड़ा पार्ट पाकिस्तान में भी है ना। वी बीइंग द इंडियन, हम बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे थोड़ा पार्ट पाकिस्तान में है। बट एज शी सेड करेक्टली, देखो हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर ऑलवेज रिमेन्स अ स्टेट ऑफ डिस्प्यूट। जम्मू कश्मीर में हमेशा डिस्प्यूट होता है कि नहीं? वी इंडियंस हम बोलते हैं हमारा है, पाकिस्तानी बोलते हैं उनका है। दैट इज वाई गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो जम्मू कश्मीर पे सेपरेट एक्ट चलाओ। शी सेड करेक्टली कि सेपरेट एक्ट चलाएंगे। दैट मीन्स कोई भी अगर एक्ट यहाँ लगाना होता है हमको इंडिया में, तो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट लाता कौन है? हम जानते हैं हमारे पास 2 सेट ऑफ गवर्नमेंट रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सो एक्ट्स कौन लेके आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी बेसिकली, पार्लियामेंट के थ्रू। सो कोई भी एक्ट पूरे इंडिया में लगना है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होता है? पूरे इंडिया में कोई भी एक्ट लग सकता है, बट जम्मू कश्मीर की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों? अगर इन लोगों को ज्यादा परेशान किया, इनके ऊपर ज्यादा एक्ट लगा दिए, तो ये लोग बोल सकते हैं ना यार हम तो पाकिस्तान ही चले जाते हैं, इंडिया में रहेंगे तो इतने सारे एक्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज वाई कोई भी एक्ट लगता है तो हमको ये स्पेशल कोई भी लॉ पढ़ेंगे, आप आज पढ़ रहे हैं, बाद में भी पढ़ेंगे, यू शुड बी वेरी मच क्लियर whether this particular act or whether that particular law is applicable on Jammu Kashmir or not. कोई कंफ्यूजन इस बात में?
पक्का क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए अब देखते हैं कितने सेक्शंस हैं हमारे पास। तो इन ऑल पार्टनरशिप एक्ट की मैं बात करूं तो हमारे पास 74 सेक्शंस है। कुछ ही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं लकी पीपल। तो 74 सेक्शंस है हमारे पास टोटल, बट ध्यान रखना है सारे सेक्शंस आपके कभी आ गए थे? 1 अक्टूबर 1932 एक्सेप्ट सेक्शन 69। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं साइड में लिखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की अगर हम बात करें, इन ऑल टोटल 74 सेक्शंस। तो अगला सवाल आपसे पूछ सकते हैं हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? याद रहेगा 74, बिल्कुल 74 सेक्शंस है हमारे पास। ठीक है, जब ये एक्ट आया था सारे सेक्शंस आ गए थे एक्सेप्ट एक सेक्शन, कौन सा? सेक्शन नंबर 69। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने 1 अक्टूबर 1932 लिखा, कहीं साइड में नोट करिए ऑल सेक्शंस, यहाँ पे नोट करिए ऑल सेक्शंस, डिक्टेट कर रही हूं ऑल सेक्शंस एक्सेप्ट इन द ब्रैकेट एक्सेप्ट सेक्शन 69 which came into force 1 year later। नोट कर रहे हैं, वेरी नाइस। नहीं नोट कर रहे तो कीप अ हाइलाइटर विद यू, नोट्स में हाईलाइट करिए। लाइन नंबर 4, it came into force on 1st of October 1932 except section 69 which came into force 1 year later। इतना हुआ? कोई दिक्कत अभी तक? एकदम आसान। तो फिर से बेस क्लियर हो गया, ये हमारा पूरा बैकग्राउंड होगा, कब ये एक्ट आया, कितने सेक्शन है, ये सब कर लिया। ठीक है जी, अब बात करते हैं रियल पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, क्या मतलब होता है, किस टाइप का बिजनेस कंडक्ट करती है। तो इतना नोटिंग हो गया, फटाफट से फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो पार्टनरशिप का बेसिक हमको जो बैकग्राउंड सिर्फ सुनना है, अभी लिखना कुछ भी नहीं है। बेसिक हमको ये समझ आता है पार्टनरशिप मीन्स एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, राइट? कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अगर 1 पर्सन है तो क्या पार्टनरशिप होगी? दैट मीन्स, अब देखो ये हम बात करें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सब बिजनेस स्टडीज पढ़ के आए हैं तो हम सब जानते हैं सोल प्रोप्राइटर, कंपनी, पार्टनरशिप, इन तीनों वर्ड से फेमिलियर हैं। तो सोल प्रोप्राइटर मतलब देयर इज ओनली 1 पर्सन, तो सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप नहीं हो सकता। क्यों? पार्टनरशिप का बेसिक फीचर है कम से कम 2 लोग चाहिए। यानी आज के लेक्चर में हमको डेफिनेटली ये डिस्कस करना होगा दैट हाउ मेनी पर्सन्स विल कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, 2 और मोर। मैक्सिमम की भी कोई लिमिट होनी चाहिए कि नहीं? क्या लिमिट है मैक्सिमम की, बताइए? ओके, नाउ डियर फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम है, आप लोगों ने जो पढ़ा है दैट इज एज पर कंपनीज एक्ट 1956। मैं बात अभी पे क्लियर कर देती हूँ। हुआ क्या है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था 1932 में, बट लॉ मेकर्स आफ्टर ऑल वो भी हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। गलती क्या हो गई, उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि कितने लोग एक्चुअली पार्टनरशिप में अलाउड होंगे, राइट? हाउ मेनी पर्सन्स, मैक्सिमम, बेसिकली मिनिमम तो 2 हमको पता है, मैक्सिमम पर्सन्स विच विल कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप इन्होंने नहीं बताया था 1932 में, थोड़ा सा ज्ञान दे रही हूँ। फिर 24 ईयर लेटर, लिखना कुछ भी नहीं है, 24 ईयर्स लेटर एक एक्ट आया जिसका नाम था 1956। कंप्लीट कर पाएंगे? कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट 1956 ने क्या बताया, कितने पार्टनर होंगे? मैडम फिर से बोलिए। राइट, बैंकिंग में 10, अदर्स में 20। अब उस जो नॉलेज है उसको बिल्कुल कर दीजिए डिलीट। ठीक है, इसको कर दीजिए डिलीट। व्हाई सो? बिकॉज हम सब आई होप अवेयर होंगे कि आजकल जो चल रहा है दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी, तो वो पुराना नॉलेज था बैंकिंग अदर के लिए, मैम इतना, बैंकिंग के लिए ये सब जो है ना, डिलीट मार दीजिए इसको। व्हाई सो? बिकॉज हम अपडेटेड पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगा? 9 कंपनीज एक्ट 2013 पे। आज भी पुरानी किताबें निकालेंगे तो हो सकता है आपको वही मिले, है ना, अपने बड़े भाई बहन की पुरानी बुक्स देखेंगे, बट हमको अपडेटेड पढ़ना है। कंपनीज एक्ट 2013 कितने नंबर ऑफ पर्सन बोलता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? एनी आइडिया? मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है ना, मैक्सिमम 50 अलाउड है। अब 50 या 100 उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा होल्ड करिए, जब हम डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे कंपनी एंड पार्टनरशिप तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। बट इन जनरल आपको आइडिया देना था कि अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013, नंबर ऑफ मेंबर्स वहां से आता है। ठीक है, चलिए
तो 50 को भी अभी याद नहीं करना, उसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन है, डिस्कस करेंगे बाद में। अभी बात करते हैं पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। सवाल ये आता है पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं ना। फर्स्ट इज द अग्रीमेंट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं पार्टनरशिप के, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगी, तीनों पे बेस्ड केस स्टडी होगी। केस स्टडी समझते हैं? मैं आपको एक रियल सिचुएशन दूंगी, यू नीड टू टेल मी कि ये पार्टनरशिप होगा या नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। वो नहीं पूछेंगे राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जहां पे आप 3 हेडिंग याद करके जाओगे और अंदर का मटेरियल लिख लोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम अभी। फर्स्ट इज द अग्रीमेंट, राइट। तो पहले समझते हैं, फॉर कंस्टिट्यूटिंग ए पार्टनरशिप देयर मस्ट बी अ वैलिड अग्रीमेंट, ठीक है। 2 लोगों के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है जी, पक्की बात है, कोई कंफ्यूजन? अब नाम अग्रीमेंट होना चाहिए, ये आपने बोला। इज इट नेसेसरी कि ये अग्रीमेंट रिटन हो? रिटन जरूरी है, ओरल अग्रीमेंट नहीं चलेगा। मैंने और आपने ओरली बात करी कि यार हम साथ में काम करेंगे, ओरल अग्रीमेंट नहीं एम्प्लाइड चलेगा, रिटन कंपल्सरी है। अगेन आई मेड इट वेरी क्लियर, अग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। हमारा बेसिक दिमाग में जो आ रहा है, मैम हम लोग को तो पढ़ाया गया था कि पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करा लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराने से एडवांटेजेस हैं, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, बट आज बेस क्लियर कर लेते हैं कि पार्टनरशिप का अग्रीमेंट जो है वो हमारे और दूसरी पार्टी में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। बट हम ये बोले कि वो रिटन में होना चाहिए, नॉट कंपल्सरी। रिटन के एडवांटेजेस हैं एंड प्रैक्टिकल लाइफ में हम बात करते हैं तो 99% रिटन होता है, बट स्टिल ओरल इज अलाउड, ठीक है। तो उसमें आप कहां लिखोगे? देखो, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर इज कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, बात समझ आई? इट अराइजेज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट मेड बाय पर्संस। इज दिस ओके? पक्का, यानी कोई अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब अग्रीमेंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में, मैम आपने बोला पार्टनरशिप है तो अग्रीमेंट होना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल देती हूं, लेट्स से मिस्टर ए सोल प्रोप्राइटर है, इतना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझिएगा प्लीज। मिस्टर ए जो है हमारे सोल प्रोप्राइटर है, ए एंटरप्राइजेस रन करते हैं, ए एंटरप्राइजेस रन करते हैं, ठीक है जी, ओके। अब हुआ क्या, मिस्टर ए की डेथ हो गई। सो ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर ए ही हैज गॉट 3 सन्स, ठीक है ना। इनकी डेथ के बाद, पोस्ट डेथ, इनकी डेथ के बाद बी सी डी, इन तीनों बेटों ने मिलकर जो है बिजनेस को आगे बढ़ाया। कंफ्यूजन? बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। तो एक काम कर रहे थे, ए ऊपर चले गए, तीनों बेटे काम करने लग गए। सवाल यह आता है, एज यू सेड पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स टू कैरी ऑन बिजनेस, बेसिक लाइन जो हमारे दिमाग में चलती है। तो यहाँ पे भी एसोसिएशन है, 2 और मोर पर्सन से बिजनेस भी कंडक्ट कर रहे हैं, वेदर बी सी डी जो कि बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, डू यू थिंक ये पार्टनरशिप हुआ? ये पार्टनरशिप हुआ? सोच के बताइए, बी सी डी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप कहलाएगा? जो ना बोल रहे हैं वो क्यों ना बोल रहे हैं बताइए? फैमिली के उससे दे दिया जाता है, दैट मींस हिंदू, बेसिकली हिंदू एचयूएफ एक्ट उनको गवर्न करता है ना। द फंडा इज, मैं अभी एचयूएफ या एक्ट की किसी बात नहीं कर रही, यहाँ पे वो भी एक अलग पॉइंट है, बट यहाँ पे जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे मिस्टर ए लिखा है, हिंदू और वो सब कुछ नहीं लिखा। सीधी बात यह है कि सोल प्रोप्राइटर की डेथ के बाद जो बाकी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली वाया अग्रीमेंट। इन तीनों के बीच कोई अग्रीमेंट हुआ नहीं। क्या मैंने ऐसा बोला आपको कि बी सी डी ने अग्रीमेंट कर लिया कि यस वी विल शेयर द प्रॉफिट्स, हमारे बीच एक पार्टनरशिप है? ऐसा तो कुछ नहीं है। पिताजी चले गए, बेटे मिलके काम कर रहे, तो कोई अग्रीमेंट थोड़ी ना हुआ। एंड बिकॉज देयर इज नो अग्रीमेंट, नो पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस। बात समझ आई? अब बारीकी समझ आती है। एक लेमैन, ठीक है, आम आदमी से पूछो, 3 लोग मिलके काम कर रहे, हाँ मिलके काम कर रहे 3 लोग, 2 से ज्यादा काम करते तो पार्टनरशिप होता है। तो बी सी डी पार्टनरशिप कर रहे हैं, बट हम जानते हैं आफ्टर अटेंडिंग दिस क्लास कि ये जो बी सी डी मिलके काम कर रहे हैं ये क्या है? पार्टनरशिप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अग्रीमेंट मिसिंग है। इसी एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बोलती दैट बी सी डी एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, तो हो जाता अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होते ही पार्टनरशिप हो जाएगी, मतलब पार्टनरशिप के लिए अग्रीमेंट कंपल्सरी। बात समझ आई? तो यहाँ पे जो पॉइंट मैडम आप बोल रही थी
ये मैंने सोल प्रोप्राइटर का एग्जांपल दिया। सेम केस एचयूएफ में चलता है कि एचयूएफ में फैमिली बिजनेस में क्या होता है, पहले एचयूएफ एक पर्सन होगा, उसके बाद बाकी लोग कंटिन्यू करते रहते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं होता है। हालांकि काम वो लोग भी साथ में करते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज देयर, बट देन नो अग्रीमेंट बिटवीन देम इज देयर, दैट इज उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। तो वहां पे एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, last 3 line, the act further make it clear that the members of joint Hindu family carry on the business, and ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ आपको, हस्बैंड वाइफ मिलके अगर कोई काम कर रहे हैं, that will not be treated as पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट नहीं होता हस्बैंड वाइफ के बीच में। अब भाई किसी का ग्रोसरी स्टोर है, हस्बैंड काम करता है, वाइफ फ्री है, वो भी आ जाती है, पूरे टाइम उसकी हेल्प करती है, तो कोई पार्टनरशिप थोड़ी ना हो गई, क्योंकि उन दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पक्का क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो पार्टनरशिप के लिए बात आती है कि अग्रीमेंट कंपलसरी है। ठीक है जी। दूसरा हमने क्या बोला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। सो नॉर्मल परसेप्शन हमारे हिसाब से क्या है, एसोसिएशन ऑफ 2 or more person who decided to carry on business and share the profits, राइट? ये बैकग्राउंड में स्टोरी हमारे दिमाग में चलती है। नाउ द पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। अग्रीमेंट स्टोरी कंप्लीट हो चुकी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। और मुझे बताइए, क्या प्रॉफिट शेयर करना, कोई भी पर्सन जो बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करता है, क्या वो पार्टनर बन जाता है? एनीबॉडी शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, जस्ट बिकॉज ही इज शेयरिंग द प्रॉफिट, क्या वो पार्टनर बन जाता है? टेल मी। नहीं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एजेंट, नाउ मेरा जो काम है ना, लेट्स से एमवे का ले लीजिए, गर्ल्स बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगी एमवे कॉस्मेटिक्स। तो होता क्या है ना, एमवे में क्या कर रखा है, सपोज आई एम हैविंग द कंपनी, तो मैं खुद तो जाके सेल नहीं करती हूँ, मैंने बहुत सारे एजेंट्स बना रखे हैं। एमवे ले लीजिए, टापरवेयर ले लीजिए, कोई भी, जो लोग बेसिकली या तो एजेंट सब एजेंट बनाते हैं या डोर टू डोर सेल करते हैं। ठीक है ना? तो कीप द एग्जाम्पल सिंपल। हमने माना कि हम एमवे में डील कर रहे हैं और हमने एजेंट्स बना रखे हैं, उनको बोला अरे घर में जाके नॉक करो, कॉस्मेटिक्स चाहिए, सेल होती है, जितना ज्यादा आप सेल करोगे उतना कमीशन मिलेगा। दैट मीन्स मैंने उनका कमीशन फिक्स कर दिया ऑन सेल्स। बात समझ आई? अब मुझे बताओ, प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर जा रहा है ना भाई, सेल पे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का एक पोर्शन किसको जा रहा है? इन द फॉर्म ऑफ कमीशन एजेंट को जा रहा है। जस्ट बिकॉज मैं कमीशन दे रही हूं, वेदर दैट एजेंट बिकम माय पार्टनर, बताइए। तो प्रॉफिट्स तो आप बहुत लोगों से शेयर करते हो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बेसिकली एक पॉइंट है, बट ये प्राइमा फेसिया एविडेंस नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो हम उसको पार्टनरशिप मान लें। व्हाट माय पॉइंट? तो प्रॉफिट शेयर करना अलग बात हो गई। अब इसमें भी ये बात आती है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में हम सब ने बेसिक आई होप पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड होती है, तो जैसा डीड बोलेगी वैसा करना है। नो डीड इज देयर देन इक्वल शेयरिंग होता है। ठीक है ना? अच्छा, इज इट पॉसिबल कि कोई पार्टनर लॉसेस शेयर ना करे? क्या ऐसा अलाउ कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है ना? ऐसा सवाल बार बार वहां पे पूछा जाता है प्रोफेशनल एग्जाम में, तो वी शुड बी वेरी मच क्लियर that there can be a situation where one partner is allowed to share only profits. बात समझ आई? आप 4 लोग हो बिजनेस में, ठीक है ना? आप चारों में अग्रीमेंट के थ्रू ऐसा हो सकता है कि ये जो है ना सिर्फ प्रॉफिट्स को शेयर करें। प्रॉफिट्स आएंगे, ये सबसे पहले आगे देखेंगे, लॉसेस गायब। ठीक है ना? तो ऐसा पॉसिबल है, यानी कुछ लोग लॉसेस ना शेयर करें, ये अलाउड है। ठीक है ना? ये उनके अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। तो पहली बात समझ आई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में। हमको फर्स्ट पॉइंट ये कि प्रॉफिट शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि पार्टनर हो जाएंगे। ठीक है? प्लस लॉसेस ना शेयर करें वो भी चलेगा। ठीक है? क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, अब मुझे बताना, जब हम बात प्रॉफिट्स की कर रहे हैं तो मान लीजिए 4 लोग मिलके, 4-5 लोग मिलकर लेट्स से बड़ा एक चैरिटेबल काम कर रहे हैं। मान लीजिए अडल्ट एजुकेशन, वो बेसिकली सोच रहे यार अडल्ट एजुकेशन होनी चाहिए। सो आप जैसे स्टूडेंट्स ही हैं, कोचिंग क्लास अटेंड करने के बाद 1 घंटा किसी एडल्ट को पढ़ाते हैं, अनपढ़ इंसान को एजुकेट कर रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। 4-5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, चैरिटेबल काम है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो यू थिंक ये पार्टनरशिप होगा? आप लोग मिलके काम कर रहे हो, 4 और मोर पर्सन्स, यार पार्टनरशिप तो 2 और मोर पर्सन्स की बात करता है, बताइए व्हाई नॉट? एग्जैक्टली, अग्रीमेंट नहीं है पहली बात। ठीक है ना? दूसरी बात, चैरिटेबल काम कर रहे हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की तो बात ही नहीं आई। दैट मीन्स जब भी मैं चैरिटेबल की बात करूंगी, चैरिटेबल में प्रॉफिट्स तो होते ही नहीं है। कोई भी चैरिटी का काम कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, तो फिर उसमें पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, नो चैरिटेबल वर्क कैन बी फ्लोटेड ऑन पार्टनरशिप। ये बात क्लियर है?
चैरिटेबल के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस है। आप कोई एनजीओ बना लीजिए, ट्रस्ट बना लीजिए, सब चलेगा। पार्टनरशिप टिपिकली प्रॉफिट्स। बात क्लियर है? इवन कंपनी में भी नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस चलता है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान ले लीजिए। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी हम एक अलग सेट बनाते हैं कि ये कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है, बट पार्टनरशिप नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसा कुछ नहीं होता है लॉ में। ठीक है जी, पक्का क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ओके, अगला देखिए। देखो यहां पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, फर्स्ट लाइन, अ मैनेजर वो एज अ पार्ट ऑफ हिज रेम्यूनरेशन, मिला सबको? फर्स्ट लाइन, अ मैनेजर who as a part of his remuneration share the profits of the business. He is only a employee and not a partner. Is this okay? पक्का? चलिए, मैडम क्लियर है? नेक्स्ट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या लिख रहे हैं हम? थर्ड पॉइंट, बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. एक वर्ड सुने हो, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी सुने हो कभी? क्या होता है ये समझते हैं ना। पार्टनरशिप में बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दैट मीन्स सपोज हम 4 पार्टनर हैं, तो या तो आप चारों काम करो या फिर सिर्फ ये काम करें आप तीनों के बिहाफ पे, तो भी वो पार्टनरशिप हुई ना। पक्की बात समझ आती है? दैट मीन्स इट इज द स्पेशल फीचर, मोस्ट स्पेशल फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी। देखो बात समझना, नॉर्मल हम जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, बिजनेस फॉर्म में देखिएगा एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है, एजेंट को कमीशन देता है, राइट। बट हमेशा वो प्रिंसिपल ही रहेगा। हम ये बात थोड़ी कम समझ में आ रही है ना। देखते हैं अभी, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई प्रिंसिपल है, एजेंट है, ठीक है। अभी अगर इस टाइप का रिलेशनशिप है इनका, सपोज ये वाराणसी में प्रिंसिपल हैं, इनको कुछ माल, बेसिकली एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इनको बॉम्बे में कुछ माल सेल करना है, तो ये यहाँ पे है, इन्होंने बॉम्बे में एक एजेंट को अपॉइंट किया, ठीक है, और एजेंट उनका सेल ऑफ कर रहा है गुड्स। बात क्लियर है? बनारसी साड़ीज बेच रहा है, बहुत फेमस है यहाँ की साड़ीज। तो पॉइंट ये है कि किसी भी फॉर्म में प्रॉफिट्स तो शेयर हो रहे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो डेफिनेटली है भाई, एजेंट प्रॉफिट शेयर करेगा ना, सेल का सर्टेन % कमीशन लेगा। बट सवाल ये आता है कि यहाँ पे इनका रिलेशनशिप आपस में कैसा रहेगा, ये हमेशा बॉस और ये एजेंट। बात समझ में आई? ओनली इन केस ऑफ पार्टनरशिप एक पर्सन, ठीक है, पार्टनरशिप पे क्या होगा, एक पर्सन सेम टाइम पे प्रिंसिपल भी होता है, एजेंट भी होता है। बात समझ में आई? प्रिंसिपल आपस में, एजेंट बिजनेस का। क्लियर है? दैट मीन्स सिर्फ पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि एक पर्सन जो पार्टनर है उसको हम प्रिंसिपल भी बोलेंगे, वो बॉस भी है और वो एजेंट भी है। बात क्लियर है? सिर्फ पार्टनरशिप में ऐसा होगा। सोल प्रोप्राइटर में एक ही पर्सन होता है, सवाल ही नहीं आता। कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, बट वहां पे प्रिंसिपल और एजेंट थोड़ी ना चलता है। मैं भी शेयर होल्डर हूं, आप भी शेयर होल्डर हो, हम दोनों का स्टेटस इक्वल है। पार्टनरशिप में हम नौकर भी हैं और अब मालिक भी हैं। बात समझ में आई? पक्का क्लियर है? तो बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे लोग काम करें या एनी ऑफ देम चलेगा। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन? अब एक मेरे दिमाग में एक फिर से एग्जांपल आ रहा है, ठीक है। आपने बोला बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दे रही जो केस स्टडीज में आ जाता है। यू नो शादी सीजन इज गोइंग ऑन, राइट। तो इस सीजन में लेट्स से किसी का संगीत प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो 3-4 लोग मिलके एक शादी का संगीत जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, 3-4 कजिन्स, ठीक है ना। अब मुझे बताइए क्या उन 3-4 लोगों में पार्टनरशिप होगी? मिलके बेसिकली संगीत प्रिपेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं होगी पार्टनरशिप? अग्रीमेंट नहीं है, बिजनेस नहीं है। और पॉइंट्स बताइए, देखिए मुझे, क्या संगीत प्रिपेयर करना बिजनेस होगा? नहीं। क्या कोई प्रोफेशनल फर्म थोड़ी ना है, फैमिली फंक्शन है, तो वहां पे कोई बिजनेस नहीं हुआ। बात समझ में आई? अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। लेट्स से हमने एक मैरिज हॉल, ठीक है ना, 2 लोग सोच रहे हैं यार खाली बैठे हैं कुछ काम करें, ओके। इन दोनों ने मिलके जो है एक मैरिज ग्राउंड को खरीद लिया।
आजकल जानते हैं प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़ रहे हैं, अकेले के बस का था नहीं। सो इन दोनों ने मिलकर एक मैरिज ग्राउंड को खरीद लिया, ठीक है, 50 लाख रुपए में खरीदा और अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, खरीद लिया और हर रोज इसको अब लीज पे या रेंट पे दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अभी जो रेंट आ रहा है XY ने मिलकर आप क्या करें, एक बार खरीदने के बाद इसको रोज रोज रेंट पे दिया जा रहा है। रेंट आ रहा है मतलब रेंट रिसीप्ट आएगी, रेंट रिसीप्ट आएगी ना। नॉट टेल मी ये X और Y जो रेंट शेयर कर रहे हैं, रेंट रिसीप्ट, क्या ये पार्टनरशिप है? इज दिस अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया है तो ना, ध्यान रखिएगा ये भी पार्टनरशिप नहीं है। दिमाग में आ रहा होगा मैम अग्रीमेंट किया है तो पार्टनरशिप होंगे, हाँ उन्होंने अग्रीमेंट किया है कि जो भी रेंट आएगा वो शेयर करेंगे, बट द पॉइंट इज दे आर जस्ट द को ओनर्स ऑफ अ लैंड। वो डे टू डे लाइफ में कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं, हम को ओनर्स हैं। हमने बेसिकली अग्रीमेंट कर लिया कि हम शेयर करेंगे रेंट। बात समझ में आई? एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ, इसका हो सकता है उसको आपको बेटर समझ में आया। लेट्स से ये मिस्टर ए सोल प्रोप्राइटर, फिर से इनको पकड़ते हैं। तो मिस्टर ए की डेथ हुई, बचे कौन, BCD इनके बेटे। अब मिस्टर ए की प्रॉपर्टी बहुत सारी थी, बेटों ने क्या किया, प्रॉपर्टी को रेंट पे चला दिया। सोचा पिताजी को तो अक्ल नहीं थी, रेंट पे चलाते तो आज बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया होता। इन लोगों ने स्मार्टनेस दिखाई, BCD ने प्रॉपर्टी को रेंट पे बेसिकली स्टार्ट कर दिया। अब जो रेंटल्स रिसीव हो रहे हैं, ऑब्वियसली 3 बेटे हैं, जो भी इनका अंडरस्टैंडिंग, ये लोग शेयर कर रहे हैं, तो क्या ये पार्टनरशिप हो गया? नहीं। रीजन भी दे आर जस्ट द co-owners of land, they are not conducting any business। कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं। बिजनेस का मतलब ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन जो आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, ये तो सिर्फ को-ओनर है। बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन किसी को? बिल्कुल नहीं। 3 पॉइंट्स क्लियर हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप अच्छे से हुआ। ये जो हमने पढ़ा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एक्चुअली ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन बोलिए या एक टॉपिक बोलिए, क्योंकि इसके बाद जो होगा ना वो पॉइंट्स जल्दी जल्दी होंगे। ये बेस था हमारा और बेस में हमेशा टाइम लगता है, ठीक है जी। आगे करें, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब मैं आपको जज करूंगी। चलिए, मेरा काम खत्म हो गया, अब आपका शुरू हुआ है। मैं आपसे पूछूंगी क्या इसको पार्टनरशिप कंसिडर करेंगी या नहीं, ठीक है। चलिए, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पहला है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम पॉइंट्स रिलेट हो रहे हैं क्या। देखो, पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाए, अब देखेंगे कि हाउ टू जज वेदर अ पर्टिकुलर बिजनेस इज पार्टनरशिप और नॉट। हम वो जज कर रहे हैं। शुरू करें, टू डिटरमाइन एंड जज। क्योंकि पहले चैप्टर में क्या आएगा आपसे, इसी टाइप जनरल है बेसिकली चैप्टर, तो आपसे यही पूछेंगे वेदर दिस रिलेशनशिप विल बी पार्टनरशिप और नॉट। सो फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। याद रहेगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब अग्रीमेंट हैज टू बी देयर। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, राइट। तो जो अथॉरिटी है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी। बात समझ में आती है? नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस। दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप के लिए हमने बोला एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स टू कैरी ऑन अ बिजनेस। बाय द वे, एक बार मैं डेफिनेशन आपको बढ़ा देती हूँ। डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज पार्टनरशिप। एक पेज टर्न करिए, फर्स्ट पेज पे आइए, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर फटाफट से आगे करेंगे। व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पढ़ा, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब आइए टर्न करिए पेज, फिर से आते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस मतलब अभी जो एग्जाम्पल में दे रही थी आपको लैंड वाला, को ओनर्स ऑफ लैंड, वहां पे क्यों नहीं था पार्टनरशिप? रीजन भी देयर इज नो बिजनेस। वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे, दे आर जस्ट बेसिकली को ओनर्स ऑफ अ लैंड। अच्छा, नाउ हम बिजनेस कर रहे हैं। नाउ लेट्स से 2 पर्सन्स मिलके स्मगलिंग कर रहे हैं, राइट। मिलके कर रहे हैं, अग्रीमेंट है उनके बीच, राइट। अग्रीमेंट है कि जो भी स्मगलिंग से रिसिप्ट मिलेंगी वो शेयर करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे। तो यहाँ पर अग्रीमेंट भी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है, बिजनेस भी है। whether this relationship between A और B, whether this will be treated as partnership, सोच के बताइए मुझे। A और B मिल के स्मगलिंग कर रहे हैं, इन दोनों के बीच, ठीक है ना, अग्रीमेंट है कि दोनों प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, शेयरिंग भी हो रहा है। आपको तीनों जो बातें पढ़ाई थी ना, वो तीनों बातें हो रही हैं।
और दोनों साथ में काम भी कर रहे हैं, बिजनेस कैरिड ऑन, वो वाली चीज भी है। बताइए मुझे, whether this will be treated as partnership or not? Why so? लीगली अप्रूव नहीं हो सकता है, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं दैट शुड बी लीगल। इलीगल काम में चाहे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, अग्रीमेंट हो, शेयरिंग हो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल हो, मतलब म्यूचुअल एजेंसी हो, स्टिल आप उसको पार्टनरशिप नहीं मानोगे। बात समझ में आई? दैट मीन्स पार्टनरशिप बोलता है, वो फिर से डेफिनेशन याद दिलाती हूँ मैं आपको, डेफिनेशन में लिखा हुआ है व्हेन टू और मोर पर्सन डिसाइडेड टू कैरी ऑन अ बिजनेस। तो कैरी ऑन अ बिजनेस पे एक साइन बना के जो भी आपको कंफर्टेबल लगे लिखिए लीगल। लीगल होना चाहिए, लीगल बिजनेस करेंगे नहीं चलेगा। फर्स्ट पेज पे टर्न करिए। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत जरूरी बात क्या है? लीगल काम साथ में करें, इलीगल काम साथ में करेंगे नहीं चलेगा। आगे बढ़े, कंफर्टेबल? नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग। उस टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था सिर्फ एजेंट वाला, राइट? अभी हम यहां पे देखेंगे देयर आर सर्टेन सिचुएशन व्हेन वी शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना? प्रॉफिट शेयरिंग होगी बट स्टिल हम इन रिलेशनशिप को पार्टनरशिप नहीं कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट ABCD पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द क्रेडिटर ऑफ द फर्म, राइट? नाउ क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर, बिजनेस इज टेकन द मनी फ्रॉम द क्रेडिटर, राइट? अभी क्रेडिटर को अगर मैं पैसे नहीं चुकाऊं तो क्रेडिटर मेरे को कंडीशन लगाता है कि तुम्हारे बिजनेस का इतना % प्रॉफिट दो, तो मेरे पैसे नहीं चुका रहे हो, लाइक दैट। तो जो भी हम क्रेडिटर को बेसिकली शेयर कर रहे हैं, राइट? शेयरिंग हो रहा है बिटवीन मी एंड द क्रेडिटर, दिस विल नॉट बी अ पार्टनरशिप, राइट? नेक्स्ट, कॉमन एग्जाम्पल जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, द विडो ऑफ द विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिजीज पार्टनर। व्हाट हैपेंस इज XYZ, 3 लोग अच्छे से काम कर रहे थे, पार्टनरशिप था इनका, ठीक है ना? पार्टनरशिप मैं पहले ही लिख देती हूँ, मैं पूछूंगी नहीं आपसे कि ये पार्टनरशिप है या नहीं, इस बार ये पार्टनरशिप है। अभी क्या हुआ? वाई की ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो जाती है, बहुत ही सैड हो गया। नाउ इन दैट केस वाई का एक छोटा सा किड है, राइट? वाई इज हैविंग अ किड, फैमिली भी है। अभी X और Z बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने क्या डिसाइड किया, यार ये जब तक बड़ा ना हो तब तक क्यों ना हम एक फर्म का अपना एक शेयर जो है, भाई वाई ने इतने साल हमको शेयर किया है, ठीक है ना, सर्व किया है फर्म को, सो एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाए। X और Z ने डिसाइड किया, बच्चे कौन थे? X और Z। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट्स होंगे ना, प्रॉफिट्स का एक पार्ट इस फैमिली को देते हैं। यार आफ्टर ऑल हम लोग पार्टनरशिप पे इतने साल तक साथ काम किए हैं, तो अभी एक प्रॉफिट्स का एक पोर्शन हम इसकी फैमिली को देते हैं ताकि ये लोग अपनी लाइफ लीड कर पाए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं? भाई प्रॉफिट्स का अगर आप एक हिस्सा दे रहे हो तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज देयर, बट स्टिल इज देयर एनी पार्टनरशिप बिटवीन X, Z एंड दिस किड एंड वाइफ? बताइए मुझे, देयर इज नो पार्टनरशिप ना। सो हम वही एग्जांपल्स कर रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज देयर बट पार्टनरशिप नहीं है। तो विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिजीज पर्सन वो रिसीव शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एन्युटी। समझ आया? नेक्स्ट, अ पर्सन रिसीविंग अ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। अगला एग्जाम्पल लीजिए, सेल ऑफ बिजनेस, राइट? सेल ऑफ बिजनेस में कभी गुडविल सुने हो? सेल ऑफ बिजनेस में गुडविल सुने हो? नहीं समझ आया? चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारी ये कोचिंग क्लास है, राइट? अब ये इतने सालों से है, एक रेपुटेशन है इसकी। कल अगर मैं ये क्लास सेल करती हूँ किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है ना? अभी अगर ये क्लास अगर हम सेल करते हैं थर्ड पर्सन को, तो मुझे बताइए क्लास के नाम से जिस दिन उस क्लास अगली क्लास वाला आएगा खोलेगा, स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि नहीं? नाम से आएंगे, रेपुटेशन की बात हो रही है। सो जब हम सेल करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस को, तो हम सामने वाले से क्या मांगते हैं? एक तो पैसे दो, हम तुमको सेल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, प्लस हम उससे क्या डिमांड करते हैं? वी डिमांड, बताइए एक वर्ड मुझे, हम क्या डिमांड करते हैं? गुडविल। हम गुडविल डिमांड करते हैं, ठीक है ना? जो भी रेपुटेड बिजनेस वाले होते हैं वो ऑब्वियसली अगर किसी को अपना सेल करते हैं तो क्या डिमांड करेंगे? गुडविल। सो गुडविल के लिए अब जो पर्सन आ रहा है, सर मेरे पास गुडविल के लिए पैसे नहीं है, आपको ऑलरेडी इतना कंसिडरेशन दे दिया, आपका एक क्लास इतना महंगे पे खरीदा है, अब गुडविल के लिए पैसे नहीं है,
तो मैं क्या कंडीशन लगाऊंगी, आई बीइंग द ओनर मैं कंडीशन लगा सकती हूँ कि ठीक है, यू आर नॉट हैविंग द मनी एज ऑफ नाउ, बट अगले 10 सालों तक तुम बिजनेस रन करोगे तो एक एक्स परसेंटेज मुझे प्रॉफिट्स का दोगे। बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? पक्का? तो वहां जो प्रॉफिट्स का शेयरिंग हो रहा है दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज, बताइए मुझे, विल दैट बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप? देयर विल बी नो पार्टनरशिप, सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में एग्जाम्पल हमेशा याद रहना चाहिए। क्षीर सागर अगर अपना सेल करता है तो क्या सिर्फ उतनी सी जगह की वैल्यू लेगा? जगह की वैल्यू से कई ज्यादा अपनी रेपुटेशन चार्ज करेगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ठीक है, ओके। एम्प्लॉय और एजेंट रिसीविंग शेयर इन द प्रॉफिट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? सो देयर आर केसेस जहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज देयर बट देन इट विल नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट प्राइमा फेसिए एविडेंस है पार्टनरशिप का। एक वर्ड में यूज करूंगी, वो आपसे पूछेंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। आपसे पूछेंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कौन सा एविडेंस है, प्राइमा फेसिया या कंक्लूसिव? ठीक है, मैं आपको लिख देती हूं कंक्लूसिव एविडेंस। दोनों वर्ड समझाती हूं। देखिए क्या लिखा है मैंने, पहले समझिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स पूछेंगे इज दिस अ कंक्लूसिव एविडेंस और इज दिस अ प्राइमा फेसिया? So sharing of profit is not a conclusive evidence of partnership. Conclusive का मतलब 100% प्रॉफिट शेयर हो रहा है, 100% पार्टनरशिप, ऐसा नहीं है ना? प्रॉफिट शेयर होता तो ऊपर से लगता है हाँ यार पार्टनरशिप जैसा कुछ सेटअप है, बट हमको देखना पड़ता है, इट इज नॉट नेसेसरी। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स प्राइमा फेसिया, प्राइमा फेसिया समझते हैं? प्राइमरी फंक्शन नहीं, प्राइमा फेसिया का मतलब फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है ना, पहली बार जब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आता है तो प्राइमा फेसिया इट अपीयर्स। ठीक है ना, कोई क्राइम होता है, मान लीजिए घर में एकदम लूटपाट हो गई, तो हम नहीं बोलते प्राइमा फेसिया लगता है कि इसकी जो भी सर्वेंट है उन लोगों ने ऐसा कुछ किया है, फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है ना, प्राइमा फेसिया का मतलब वो होता है, नॉट प्राइमरी। तो कंक्लूसिव एविडेंस है, 100% की कंक्लूसिव एविडेंस है पार्टनरशिप का नहीं, क्योंकि हमने इन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स देखे जहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज देयर बट पार्टनरशिप नहीं है। बात क्लियर है? इसको नोट करिए प्लीज। ये क्वेश्चन बार बार आएगा आपसे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस, तो आपको क्या मार्क करना है? नो, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, इट इज अ प्राइमा फेसिया एविडेंस, राइट? अभी तक एकदम कंफर्टेबल? Shall we move ahead? देखो वहां पे एक लाइन भी आपको मार्क करा देती हूँ मैं, नोट्स में मार्क कर लीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग का सेकेंड लाइन, इट मे नॉट बी टेकन एज अ सोल क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप। मिलता है सबको? ठीक है जी, और वो थोड़ा सा टिक कर लीजिए, देयर मे बी पर्सन, सेकेंड पैरा में थर्ड लाइन, सेकेंड पैरा थर्ड लाइन, देयर मे बी पर्सन हु आर रिसीविंग, मिला सबको? There may be persons who are receiving share, but they will not considered as partners. सबको मिलता है? Now next question जो आपके एंड से आना चाहिए, मैम दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस आपने बोला, तो कंक्लूसिव एविडेंस क्या है पार्टनरशिप का? दिमाग में आता है ना? आपने बोला प्रॉफिट शेयरिंग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, तो कंक्लूसिव एविडेंस कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल एविडेंस का मतलब हम सब समझते हैं ना, सबूत, राइट? कंक्लूसिव का मतलब 100%, यानी 100% कौन सी बात होगी तब हम बोलेंगे कि यस दिस विल कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप।
क्या कोई मुझे बता सकता है? बिजनेस एग्रीमेंट नहीं मैम, बिजनेस तो कई बार होता है, अग्रीमेंट भी कई बार होगा। हमने देखा बिजनेस में फिर लीगल इलीगल वाला पॉइंट आता है, अग्रीमेंट भी हो सकता है। द पॉइंट इज वन फीचर जो पार्टनरशिप को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्या पढ़ा था मैंने? एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। तो अगला पॉइंट वही है, रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। इसको मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द पार्टनरशिप जो हम पढ़ रहे हैं। वहां पे वो पूछेंगे म्यूचुअल एजेंसी कार्डिनल रिलेशनशिप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, बेसिक क्राइटेरिया पार्टनरशिप है या नहीं ये जज करने के लिए हमको देखना होगा म्यूचुअल एजेंसी। बात समझ में आई? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? देखो बात समझना, हमने देखा वो तो लाइन हमने थ्योरेटिकली समझी कि वन पर्सन एट द सेम टाइम प्रिंसिपल एंड एजेंट होगा, राइट? अब आप ध्यान से देना, फर्म में ए बी सी तीन लोग हैं, राइट? अब अगर ए कोई काम करता है, राइट, बहुत ध्यान से समझिएगा बोर्ड पे प्लीज, एक्ट ऑफ ए, ठीक है ना, एक्ट ऑफ ए, एक्ट ऑफ ए विल बाइंड, बाइंड समझते हैं, विल बाइंड द फर्म एंड बी एंड सी। इसका क्या मतलब हुआ? ए ने कोई काम किया है तो फर्म उसको डिनाई नहीं कर सकती, बी डिनाई नहीं कर सकता, सी डिनाई नहीं कर सकता। बात समझ में आई? सेम वे बी ने कुछ किया, तीनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल एजेंसी है, हम एक दूसरे के एजेंट भी हैं एज वेल एज प्रिंसिपल भी हैं। अभी ध्यान देना, जब ए ने कोई काम किया मतलब बॉस ए, बात किसको माननी पड़ेगी? बी और सी को, ठीक है? सेम वे सी कुछ करता है, किसको मानना पड़ेगा? इन दोनों को और बिजनेस को। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका टीवी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना, टीवी मैन्युफैक्चरिंग, टीवी सेलिंग का, ट्रेडिंग कर रहे हैं हम टीवी की, ठीक है जी, डे टू डे लाइफ में खरीदते हैं और बेचते हैं पब्लिक को। मैंने, ठीक है, मैंने किसी XYZ सप्लायर से अगर टीवी मंगा लिया तो ए ने अगर मंगा लिया, बी और सी उसको मना नहीं कर सकते ना। एक बार अगर ए ने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो माना जाएगा कि बिजनेस ने ऑर्डर प्लेस किया है, फर्म हैज प्लेस्ड द ऑर्डर। आप क्या मना कर सकते हो? नहीं मना कर सकते हो ना। क्या बी जब माल आ चुका है पार्टनरशिप फर्म के प्रेमाइसिस में, क्या भी बोल सकता है? नहीं नहीं, हमने कोई माल नहीं मंगाया। तो जो सप्लायर होगा वो क्या बोलेगा? सर आपके यहाँ से ई ने ऑर्डर किया है। क्या बी डिनाई कर सकता है? नहीं ना। ऐसा किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस में होता है? आप सोल प्रोप्राइटर को देख लो, उसके अंदर में भी लोग होते हैं, वो अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देता है, एम्प्लॉय को मानना पड़ता है कि नहीं। चलती किसकी है? सोल प्रोप्राइटर की। कंपनी में किसकी चलती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। क्यों? क्योंकि कंपनी में रिलायंस में देखो शेयर होल्डर तो लाखों में है, सब शेयर होल्डर अगर मैनेज करने लग जाएं तो क्या होगा? इट विल बी अ टोटल मेस। इसीलिए शेयर होल्डर्स में से, शेयर होल्डर समझते हैं ना, जो कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, शेयर होल्डर्स में से ही कुछ लोग डायरेक्टर्स बन जाते हैं और डायरेक्टर्स को साथ में हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कंपनी सिर्फ ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे अल्टीमेटली क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है। एक पर्सन का एक्ट बाकी सबको बाइंड करता है, दूसरा पर्सन डिनाई नहीं कर सकता। सो पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या होगा? म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है, ठीक है? तो लाइन वहां पे देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पे 1.3 में देखिए, टू टेस्ट द रिलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इट इज एसेंशियल टू नो, मिला सबको, whether the person can bind others by his act or become bound by the act of others। एग्जैक्टली वही है ना जो हमने समझा, एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी समझ में आता है ना, थ्योरेटिकल लाइन डिफिकल्ट होता है समझना। तो क्या हो गया, अब क्या समझेंगे? पार्टनरशिप क्या है? म्यूचुअल एजेंसी ट्रू टेस्ट। अच्छा, हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं, वन पर्सन क्या होगा? प्रिंसिपल और एजेंट दोनों होगा। दैट मीन्स वो लाइन अंडरलाइन करिए, लास्ट थर्ड लाइन, The law of partnership is an extension of law of principal and agent। मिला सबको? Everybody got this? प्रिंसिपल एजेंट जो रिलेशनशिप चलता है, पार्टनरशिप उसी का एक्सटेंशन है। पार्टनरशिप बोलता है कि हमारे हिसाब से एक पर्सन प्रिंसिपल भी होगा, एजेंट भी होगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो म्यूचुअल एजेंसी पे मान के चलिए कि क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो एक लाइन लिखेंगे,
द लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज एक्सटेंशन ऑफ, फिर ऑप्शंस देंगे, लॉ ऑफ एजेंसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बाकी 2 और ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर। अब आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो वहां पे यार क्लास में कॉन्ट्रैक्ट की बात तो कुछ हुई थी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे टिक करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो बी वेरी क्लियर, लॉ ऑफ पार्टनरशिप किसका एक्सटेंशन है, बोलिए मेरे साथ, यस। चलिए अब देखते हैं पार्टनरशिप, फर्म, पार्टनर, तीनों में क्या फर्क होता है। मैं 3 वर्ड्स यूज करूंगी, ठीक है, पार्टनर, फर्म, पार्टनरशिप, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन यहां पे? देखो अगर ए बी सी, एग्जाम्पल के लिए ए बी सी, ठीक है, मान लीजिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पार्टनरशिप की, ए बी सी में मैं इंडिविजुअली ए को क्या बुलाऊंगी, पार्टनर। दैट मीन्स इंडिविजुअली अ पार्टनर, इंडिविजुअली एक पर्सन को जो हम बुलाते हैं वो होता है पार्टनर, ठीक है जी। ओके, ए बी सी तीनों को मिलके मैं क्या बुलाऊंगी, पार्टनरशिप या फर्म, पार्टनरशिप, पक्का? गलत है, ए बी सी तीनों को मिलके हम बोलेंगे फर्म है ये। देखो जैसे सोल प्रोप्राइटर हमारा एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, लाइक दैट फर्म हम ये बोलेंगे, मान लीजिए ए बी सी तीनों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट प्लेस किया, तो मैं क्या बोलूंगी, फर्म हैज प्लेस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आती है, हम फर्म वर्ड यूज करते हैं, पार्टनरशिप हैज प्लेस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, पार्टनरशिप सिर्फ एक फर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक्चुअल में डे टू डे लाइफ में हम यूज करेंगे फर्म, ठीक है ना, बात समझ में आई। यहाँ पे वो लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, person who have entered into the partnership with one another are individual partners, मिला सबको, and collectively the name under which business is carried on is firm name। बात समझ में आती है? आप हमेशा देखो जो भी बिजनेस होंगे, जैसे मेसर्स ये, मेसर्स ये, वो मेसर्स एक ट्रेंड चलता है, लाइक दैट जो डे टू डे लाइफ में कलेक्टिवली बिजनेस करते हो उसको किस नाम से करेंगे, फर्म के नाम से करेंगे। हालांकि अकाउंट्स में मुझे पता है, जब हम पढ़ते हैं अकाउंट्स में पढ़ा हुआ ना पार्टनरशिप सबका, थोड़ा बहुत हम वहां पे देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है, वहां से वो बेस चला रहा है और हम देखते हैं यार कलेक्टिवली तो वी कॉल इट पार्टनरशिप, बट आज हमने देखा कलेक्टिवली वी कॉल इट फर्म। बात समझ आई? फिर पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज मेयरली एब्स्ट्रैक्ट लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर, ठीक है ना, रिलेशनशिप आपस में दोनों, ये ए बी सी कलेक्टिवली, ए को इंडिविजुअली बोला पार्टनर, तीनों को साथ में, ये तीनों को साथ में हम बोलेंगे फर्म, और ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, या किसी के भी बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। कोई पूछेगा ए और बी क्या है तो आप बोलोगे दे आर इन ए पार्टनरशिप, बट ए बी सी क्या है, फर्म, याद रहेगा, पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं? क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वहां पे वो पूछेंगे फर्म डैश इज मेयरली एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन, क्वेश्चन सुनिए आंसर करिएगा प्लीज, डैश इज ए एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, आप क्या आंसर लिख के आएंगे, फर्म या पार्टनरशिप? डैश, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, डैश यहां से क्वेश्चन चालू हो रहा है, इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन बिटवीन पार्टनर। ऐसा अगर सवाल आता है, टेल मी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, पार्टनरशिप या फर्म? 100% श्योर, सो पार्टनरशिप इसका आंसर होगा। कॉपी करिए इतना, फिर हम डिस्टिंग्विश बिटवीन देखते हैं। जो लाइन में पढ़ा रही हूँ कोशिश करिए कि मेरे साथ साथ मैं आपको बोलूं तो मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ट्राई टू कीप अ पेंसिल और अ हाइलाइटर काइंड ऑफ थिंग विद यू। Shall we move ahead? Everybody done? Now we have to see distinguish between partnership versus joint stock company, company joint stock company, एक ही बात है ना। चलिए तो distinguish between देख लेते हैं, उस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं।
छोटे छोटे पॉइंट्स पूछेंगे, आपको देखना पड़ेगा पार्टनरशिप का क्या फीचर है, बाकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या फीचर है। तो फर्स्ट स्टार्ट करें, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द लीगल स्टेटस, राइट। नाउ लीगल स्टेटस में मुझे बताइए पार्टनरशिप का क्या कोई लीगल स्टेटस है? पार्टनरशिप इज हैविंग एनी लीगल स्टेटस? नहीं, बट कंपनी इज हैविंग अ लीगल स्टेटस। हाँ, अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ आपको। आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम पार्टनरशिप का लीगल स्टेटस का मतलब सेपरेट एंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी। बात समझ में आती है? जब हम बोलते हैं कि एक सेपरेट आइडेंटिटी है उसको हम बोलते हैं लीगल पर्सनालिटी। So partnership is having no legal personality, company is having a legal personality. Okay, इस पॉइंट को मैम लेकिन अकाउंट्स में तो हमने पढ़ा था एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, whenever we have learned that बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। और आप अकाउंट्स किसके हिसाब से बनाते थे बताइए मुझे? You prepare the accounts from the perspective of business, not owner। याद आता है ना, हम बिजनेस के एंगल से सारी एंट्रीज करते थे ना। वो जो कॉन्सेप्ट था ना जो आपको 11th-12th में सिखाया गया है एंड रेलेवेंट फॉर अकाउंट्स, हमेशा रेलेवेंट रहेगा अकाउंट्स के लिए, वो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स था। बात समझ में आती है? हम लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में पार्टनरशिप की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। सपोज XYZ फर्म है, ठीक है। इफ अगर मैं मिस्टर ए, अगर मैं यहाँ पे कोई माल सप्लाई कर रही हूँ तो मैं क्या फर्म के नाम पे कर रही हूँ, क्या फर्म के हिसाब से, ये फर्म की आइडेंटिटी उस बेसिस पे कर रही हूँ या इसलिए क्योंकि मैं एक्स को जानती हूँ? आप ध्यान दीजिएगा, नाम फर्म के नाम से होता है, जो बिल बनेगा वो फर्म के नाम से बनेगा, एक्स के नाम से बिल नहीं बनाओगे आप सप्लाई कर रहे हो तो। बट ध्यान दीजिएगा पार्टनरशिप की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ये फर्म इनकम्प्लीट है XYZ के बिना। तो आइडेंटिटी किसकी है मार्केट में? एक्स की, वाई की और जेड की। मैं पर्सनली एक्स को जानती हूँ और एक्स के लिए मैं क्या कर रही हूँ, भेज रही हूँ, हालांकि फर्म के नाम पे जाएगा, अकाउंटिंग जो होगी फर्म के बुक्स में होगी, एक्स के बुक्स में नहीं होगी। लेकिन प्लीज आज पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिए इस पॉइंट को, आज जो हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप अकाउंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट आता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है लॉ समझने में। अकाउंट्स वाला बोलता है कि मैम हम हमेशा फर्म के अकाउंट्स बनाते थे, कभी भी एक्स के अकाउंट हमने नहीं बनाए। याद आता है ना, वो एक्स कैपिटल से अकाउंट अलग बनता था, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द एंगल ऑफ फर्म। याद आता है? इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर हम बनाते थे ना ऐसा कुछ कैपिटल अकाउंट, बाय, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसा कुछ करते थे ना। हम देखते थे कि बिकॉज कैपिटल है, हमको एक्स को बिजनेस के एंगल से अकाउंट बनाते थे और ये बोलते थे कि एक्स ने कैपिटल दी मतलब बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। भाई लाइबिलिटी साइड में दिखता है ना, ये इसीलिए क्रेडिट में आ रहा है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अकाउंट्स है। रियल लाइफ में फर्म की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी किसकी है? XYZ की है। मैं इनके नाम पे बेसिकली काम कर रही हूँ, बात क्लियर है? पक्का? बट कंपनी की बात करें तो कंपनी के केस में आइडेंटिटी किसकी है? रिलायंस की या फिर उसके शेयर होल्डर्स? बताइए मुझे। रिलायंस की। कंपनी इज गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी। कंपनी लॉ में डिटेल में समझेंगे, अभी आज के लिए इतना काफी है, ठीक है जी, याद रहेगा। तो अभी ये कंफ्यूजन अकाउंट्स वाला क्लियर हुआ सबको? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट, एजेंसी। नाउ मुझे बताइए पार्टनर्स में पार्टनर एजेंट है फर्म के, म्यूचुअल एजेंसी भी है। मैं फर्म की भी एजेंट हूं, अगर एक्स के एंगल से बोलूं तो एक्स फर्म का भी एजेंट है, वाई का भी एजेंट है, जेड का भी एजेंट है। ये बात क्लियर है? बट कंपनी और मेंबर्स या शेयर होल्डर क्या ये एजेंट होते हैं? मेंबर शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है। सो देयर इज नो एजेंशियल रिलेशनशिप इन द कंपनी। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, बताइए मुझे। जो भी फर्म के प्रॉफिट्स होते हैं, राइट, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज पर देयर रेशियो। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट कंपनी का प्रॉफिट्स जो होता है, इज इट नेसेसरी कि वो सबका सब शेयर होल्डर को बांट दे? किस फॉर्म में बढ़ता है? डिविडेंड सुने हो? यस। अब डिविडेंड के फॉर्म में आप शेयर होल्डर को देते हो, बट जैसे यहां अगर प्रॉफिट हुआ तो कंपल्सरी XYZ में बढ़ेगा। कंपनी में प्रॉफिट होता है तो इज इट कंपल्सरी कि शेयर होल्डर को बांट दे? हम देखते हैं डिविडेंड कभी होता है कभी नहीं होता। सो डिविडेंड इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बात समझ आई? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बहुत आता है इस पे।
पॉइंट नंबर 1, लीगल स्टेटस पे क्वेश्चन ज्यादा आता है, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी पे भी क्वेश्चन बहुत आता है। क्या मुझे बता सकते हैं पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड, अनलिमिटेड? सच सच बताइए, क्या लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की? देखो, लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आज क्लियर कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर, शेयर होल्डर, ठीक है, तीनों फॉर्म ऑफ बिजनेस आ गए ना। सोल प्रोप्राइटर, मेंबर, दोनों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड। इस वर्ड का मतलब समझ आता है, इंटरप्रिटेशन समझ आता है। व्हेन आई से अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इट मींस अगर बिजनेस ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इफ बिजनेस हैज टेकन अ लोन, राइट, मैं अगर बिजनेस उसका लोन रीपेमेंट नहीं कर पाता है, इन दैट केस, सपोज बैंक से लोन लिया है, अगर बैंक को ये बिजनेस लोन रीपेमेंट नहीं कर पाता, बैंक वाला इस सोल प्रोप्राइटर की, इस पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच सकता है। I being the partner of a firm, suppose if I am unable to repay to the bank, बैंक वाले मेरे घर आके मेरी सारी प्रॉपर्टी बेच के भी रिकवरी करेंगे, my liability is unlimited. But if I am a shareholder, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। वहां पे एक लाइन लिखी होगी, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन शेयर। वो लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ, लिमिटेड टू अमाउंट अनपेड ऑन शेयर। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए, जितना शेयर पे अनपेड है मेरी लाइबिलिटी उतनी लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर का लेट्स से फेस वैल्यू है या इश्यू प्राइस शेयर का लेट्स से 10 है, ठीक है, हम सब जानते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब सीख के आए ना। सो कंपनी ने टिल नाउ कॉल कितना किया है, लेट्स से ₹6, ठीक है। So I being a shareholder, my liability is limited to only ₹6 दे चुके हैं। कंपनी ने ₹6 कॉल कर लिया है, मतलब मैंने पे किया होगा। अभी कितना कॉल नहीं किया कंपनी ने? 4। So as a shareholder, my liability is limited only to ₹4। ये बात क्लियर है? पक्का? कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो, स्टिल कंपनी शेयर होल्डर से ₹4 से ज्यादा ₹1 भी नहीं ले पाएगी। बात समझ आई? तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड, बट पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इतना पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि वहां लाइबिलिटी का झंझट नहीं है, ठीक है ना, कितना भी नुकसान हो। एग्जाम्पल के तौर पे आई होप आप सबने सुना होगा विजय माल्या का नाम, किंगफिशर, राइट। कंपनी इंकर्ड लॉसेस, राइट, इतना एक्सटेंट ऑफ लॉसेस आप देखिए कि अपने एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। बात समझ आई? सबने सुना होगा कि सैलरी इतनी पेंडिंग है उनके एम्प्लॉयज की। But Mr. Maल्या and his son still leading a lavish life, अच्छी खासी लग्जरी वाली लाइफ चल रही है उनकी। कैसे? Because of this feature। अगर लाइबिलिटी है तो किसकी है? कंपनी की है। कंपनी और मिस्टर माल्या अलग अलग पर्सन है। बात समझ आती है? मिस्टर माल्या की लाइबिलिटी, जितना शेयर्स पे मनी पेंडिंग है बस, बाकी डूबे तो कंपनी डूबे, ठीक है ना। ये फीचर है ना इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, द फर्म्स प्रॉपर्टी इज दैट विच इज द जॉइंट एस्टेट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है ना। हालांकि प्रॉपर्टी पार्टनर की अलग होती है, ये मिस्टर एक्स का घर अलग होगा, फर्म की प्रॉपर्टी अलग होगी। बट कंपनी के केस में क्या है, प्रॉपर्टी शुड बी इन द नेम ऑफ कंपनी, ठीक है ना। रिलायंस की सारी प्रॉपर्टीज क्या मिस्टर अंबानी के नाम पे है, रिलायंस के नाम पे? रिलायंस के नाम पे होंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। Now you may feel, मैम पार्टनरशिप में कहाँ शेयर होता है? शेयर होता है क्या? जब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर की, इट डज नॉट मीन वो वाला शेयर सर्टिफिकेट, वैसी बात नहीं कर रही हूँ। ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब एज ऑफ नाउ XYZ इज देयर, अभी एक्स जाना चाहता है अपनी जगह अपने बेटे, लेट्स से मिस्टर पी को लाना चाहता है, अपने बेटे को लाना चाहता है। इज दिस अलाउड? एक्स बोलता है, XYZ फर्म है, ठीक है, तीनों साथ में काम कर रहे हैं ना। एक्स बोलता है यार अब मेरी एज हो गई है, मेरी जगह पे कल से मेरा बेटा आएगा काम करने, चलेगा? ट्रांसफर इज अलाउड? ऑल द पार्टनर्स अग्री, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ शेयर इज अलाउड बट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स रिक्वायर्ड। ठीक बात है कि नहीं?
जबकि जब हम बात करते हैं कंपनी की, मुझे बताइए कंपनी में क्या शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल, राइट। तो कंपनी में आपको क्या ढूंढना पड़ता है? नहीं, जाइए स्टॉक एक्सचेंज पे सेल कर दीजिए। बट यस, वहां पे नोट्स में जो पॉइंट दिया है मैं भी आपको बता देती हूँ, आर्टिकल्स, राइट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सुने हो कभी? एक तो वहां ऑथराइजेशन होना चाहिए, ठीक है, प्लस प्राइवेट पब्लिक, आई होप पता है, प्राइवेट और पब्लिक दो टाइप की कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्राइवेट के रेस्ट्रिक्शन होती है। ये बात क्लियर है? चलिए मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब सी इन द पार्टनरशिप XYZ, अगर 3 पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज अ फर्म, ठीक है, सबको मैनेजमेंट करना अलाउड है। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि लेट्स से मिस्टर एक्स, ठीक है, मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है IIM से पढ़ के आए हैं, अभी ऑब्वियसली ये ज्यादा स्मार्ट होंगे Y और Z से, तो म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है Y और Z बोले कि मैनेजमेंट टोटल X देखेगा, ये उनका अंडरस्टैंडिंग है। बट पार्टनरशिप के हिसाब से हर कोई मैनेज कर सकता है, अगर एग्रीमेंट है तो सिर्फ X मैनेज करेगा। बात समझ में आई? ये पॉसिबल है। बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में हम लाखों शेयर होल्डर्स, हम ओनर्स है ना, क्या हम मैनेज करते हैं कंपनी को? नहीं। कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हम में से ही कुछ एक लोग जिनका शेयर होल्डिंग ज्यादा होता है, दे बिकम द डायरेक्टर एंड अल्टीमेटली दे विल मैनेज। तो मैनेजमेंट की बात अगर हम करें तो बहुत सिंपल बात है, पार्टनरशिप पे पार्टनर्स मैनेज करते हैं, राइट, बट इन केस ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स मैनेज। चलिए नंबर ऑफ मेंबरशिप मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे डिटेल डिस्कशन करना है। नंबर ऑफ मेंबरशिप, ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी में देख लेते हैं, पार्टनरशिप पे बाद में डिस्कस करेंगे। कंपनी पार्टनरशिप, ऑब्वियसली हम मैक्सिमम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मिनिमम में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम में देखिए कंपनी को डिवाइड करते हैं प्राइवेट और पब्लिक में। व्हेन आई राइट CO डॉट, इट ऑलवेज मीन कंपनी, ठीक है ना, प्राइवेट पब्लिक। नाउ मुझे बताइए क्या प्राइवेट कंपनी पे कोई रिस्ट्रिक्शन होती है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स? प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट का मतलब हम प्राइवेटली मैनेज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम मेंबर्स यहाँ पे है 200, ठीक है ना, यानी 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। ओके, पब्लिक कंपनी नो रेस्ट्रिक्शन। भाई पब्लिक कंपनी के तो कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, पक्का? ओके, रिगार्डिंग पार्टनरशिप वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं आपको बिगिनिंग में बता रही थी, वो नॉन बैंकिंग, बैंकिंग, ये सब कहाँ चलता था? कंपनीज एक्ट 1956 में। एंड अभी हम कौन सा पढ़ते हैं? कंपनीज एक्ट 2013। एक्ट बदल गया तो बैंकिंग नॉन बैंकिंग वाला ज्ञान बिल्कुल हटा दीजिए। आज से क्या याद रखेंगे? कंपनी में सेक्शन नंबर 464, इसको आपको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी, ठीक है, क्या बताता है? द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एन एसोसिएशन शेल नॉट एक्सीड 100। अब एक बात ना बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा दूं, साइड में है ना, लिखना इसको नहीं है। जब हम कंपनीज एक्ट 2000 पढ़ते हैं ना, 2013, इसमें क्या हुआ है ना, ये एक्ट है, अगर मैं सेक्शन बोलूंगी तो सेक्शन कौन सा होगा इस एक्ट का, ठीक है, प्लस हमारे पास बहुत सारे रूल्स भी हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 ये तो अपने आप में एक एक्ट है, यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, इसके अलावा आपको बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे हम स्कूल्स में भी जाते हैं, कुछ एक तो रूल्स होते हैं, बाकी गाइडलाइंस होती है ना, लाइक दैट यहाँ पे रूल्स बहुत सारे हैं, तो आपको रूल्स को भी फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं, हमको है वो तो बोलता है कि मैक्सिमम मेंबर 100 होने चाहिए, ठीक है, बट रूल्स के हिसाब से रूल्स प्रिस्क्राइब मैम हमारे लिए कौन सा लिमिट इंपॉर्टेंट है? हमको इससे मतलब है, हमको एग्जाम में 50 टिक करना है या 100 टिक करना है, तो आई मेड इट वेरी क्लियर, एक्ट के हिसाब से 100, रूल्स के हिसाब से 50। इसका मतलब ये हुआ करेंटली 50 इज इंपॉर्टेंट,
करेंटली मतलब आज की डेट में नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ पार्टनरशिप शुड नॉट एक्सीड 50। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट चाहेगी तो गवर्नमेंट इस 50 को इंक्रीज करके 100 कर सकती है। ये बात क्लियर है? इन द फ्यूचर गवर्नमेंट चाहे तो वो इंक्रीज कर सकती है, बट एज ऑफ नाउ हमारे पास इंपॉर्टेंट है 50। नोट करिए इसको। लिसन, कंपनीज एक्ट लिमिट देता है, कंपनीज एक्ट 2013 लिमिट बताता है 100 एज पर द रूल्स। कंपनी रूल्स ही हैं, ठीक है ना, कोई दूसरे रूल्स नहीं पढ़ा रही हूँ। कंपनी रूल्स के हिसाब से वी हैव गॉट नंबर 50। तो आप दोनों लिमिट लिखो एंड नीचे हम एक नोट लिखते हैं एग्जाम में हमको कौन सा टिक करके आना है, ठीक है। बेसिक बात लिख लीजिए, द रूल्स गिवन आप लिखिए एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट ऐसा लिख लीजिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 100, company rules prescribe 50. Therefore, maximum number of persons allowed in a partnership is 50. ठीक है, पार्टनरशिप में कितने अलाउड होंगे? 50। लेकिन हाँ, आज से कुछ टाइम बाद अगर चेंज आ जाए, पहले सुन लीजिए प्लीज, कुछ टाइम बाद चेंज आएगा, गवर्नमेंट हर वक्त हर साल एक्ट में अमेंडमेंट ला सकती है, तो गवर्नमेंट को भी कितना राइट है, अमेंडमेंट ला के इसको 200 कर दे, नहीं अलाउड होगा। अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट 50 से 100 तक जा सकती है, 100 से ऊपर तो गवर्नमेंट भी नहीं जा सकती। ये बात क्लियर है? तो हमारे लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज 50। करेंटली 50 प्रिस्क्राइब है, जो रूल्स बोलते हैं वो बात मानी जाती है, तो करेंटली 50 इज देयर। आपसे पूछेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बताइए मुझे 50। व्हाट इफ 51 हो गए? 51 हो जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे इलीगल एसोसिएशन, ठीक है ना। तो पहले ये लिख लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स अलाउड इन अ पार्टनरशिप 50। उसके बाद इसी में नीचे कोशिश करिएगा, या आप साइड में कहीं लिख लीजिए, इफ नंबर एक्सीड्स 50, नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। इफ number of partners exceeds 50, it will become a illegal association। illegal association, कोशिश करिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, illegal association। ओके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इफ नंबर ऑफ पार्टनर्स एक्सीड, XYZ firm is having partners 60, it should be term dash, तो ABC में आपको टिक करना होगा इलीगल एसोसिएशन, करेक्ट है? पक्का? आगे बढ़े। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, चलिए मुझे बताइए पार्टनरशिप का ड्यूरेशन होता है मे बी नॉट, समटाइम्स जैसे नॉर्मल कोर्स में ड्यूरेशन नहीं होता, बट कभी कभी क्या होता है ना, लेट्स से कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी एक मेरी फर्म है जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, एक आपकी फर्म है जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। अब हम दोनों को पता है कि हम अकेले रोड फॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम दोनों ने पार्टनरशिप करी जस्ट टू मेक दिस रोड, ठीक है। टेन्योर डिसाइड कर लिया कि यार 1 साल में ये रोड का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सो फॉर दिस पर्पस वी आर अंडरगोइंग पार्टनरशिप, तो टेन्योर हो गया ना। नॉर्मल कोर्स में पार्टनरशिप का कोई टेन्योर नहीं होता, तो यहाँ पे जब लिखा है ड्यूरेशन, तो यहाँ पे डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। बात क्लियर है? पार्टनरशिप का ड्यूरेशन विल डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाइल इन केस ऑफ कंपनी क्या कोई ड्यूरेशन होता है? 10 साल कंपनी चलाएंगे, ऐसा कुछ होता है? कंपनी इज हैविंग अ, एक वर्ड जो आपको आना चाहिए, कंपनी इज हैविंग अ परपेचुअल स्टेटस, ठीक है। दैट मीन्स मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल रिमेन फॉरएवर। जबकि यहाँ पे XYZ में X की डेथ हो जाती है तो फर्म बंद हो गई, डिसॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट ऑडिट, बताइए ऑडिट समझते हैं? ऑडिट वर्ड नहीं फेमिलियर है तो लेट मी टेल यू, ऑडिट का मतलब अकाउंट्स बनाता है मैनेजमेंट, ठीक है। दोनों केसेस में, चाहे कंपनी हो चाहे फर्म हो, बट अल्टीमेटली हमको अकाउंट्स का चेक कराना पड़ता है किसी थर्ड पर्सन से, उस थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन को हम बोलते हैं ऑडिटर, राइट। तो अपने अकाउंट्स का आपको चेक कराना पड़ता है कि हमने ठीक ठीक अकाउंट्स बनाए हैं या नहीं, और चेक कौन करता है? ऑडिटर।
अब सवाल आता है ऑडिटर कौन हो सकता है? ओनली ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया कैन बिकम अ ऑडिटर। ये बात क्लियर है? कंफ्यूजन? ओके। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कराना इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है, इज नॉट कंपल्सरी। आप ऑडिट नहीं कराएंगे चलेगा। हाँ, जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे बाद में फ्यूचर में कि कुछ एक सर्टेन प्रॉफिट से ज्यादा या एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा आपकी सेल होती है तो आपको ऑडिट कराना कंपल्सरी हो जाएगा। बट नॉर्मल कोर्स में पार्टनरशिप को ऑडिट कराना नॉट कंपल्सरी, बट कंपनी कंपल्सरीली ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑडिट वाला पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि वो पूछते नहीं है इसको। नेक्स्ट देखें, पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ, अगेन डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके। फर्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ क्रिएशन। अब इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। पार्टनरशिप बताइए कैसे होती है? वाया अग्रीमेंट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो लाइन आपको आनी चाहिए दैट इज एचयूएफ इज क्रिएटेड बाय स्टेटस। स्टेटस वर्ड को करिए अंडरलाइन या सर्कल, वट एवर यू वॉन्ट। स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एचयूएफ ऑलरेडी चला आ रहा है, एनी पर्सन, जो भी पर्सन उस फैमिली में, बेसिकली एनी पर्सन टेक बर्थ इन दैट फैमिली, जस्ट बिकॉज उस फैमिली में उसने बर्थ लिया है, उस स्टेटस से वो एचयूएफ का मेंबर बन गया ना। अग्रीमेंट थोड़ी ना हुआ जस्ट बॉर्न बेबी का और फैमिली का, बट स्टिल वो ऐसे ही चलता है। जबकि पार्टनरशिप में अग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। डेथ ऑफ अ मेंबर, बताइए पार्टनरशिप में वन मेंबर डाइड, नॉर्मली डिसोल्यूशन होता है। दिमाग में आ रहा होगा मैम बाकी बच्चे लोग भी तो कंटिन्यू करते हैं, हमने तो पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाए हैं, आई होप बनाए हैं ना। डेथ के बाद क्या होता है? बाकी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, गेनिंग रेशियो और वो सब निकालते थे, राइट। ये सारी बातें ठीक हैं, बट अल्टीमेटली नॉर्मली वो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, अगर वर्ड सुने हो तो। बट नॉर्मली पार्टनर की डेथ के बाद फर्म डिसोल्यूट हो जाती है, फिर जो बच्चे हुए पार्टनर से वो लोग फिर से मिलकर फर्म बनाते हैं, लाइक दैट चलता है। बट इन केस ऑफ एचयूएफ किसी की डेथ होती है तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। डज नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डज नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन। मैनेजमेंट, बताइए मुझे पार्टनरशिप में हु विल मैनेज? ऑल पार्टनर्स। बट इन द केस ऑफ एचयूएफ वन पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते उसको? कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली, दैट पर्सन यूज्ड टू मैनेज। अथॉरिटी टू बाइंड, मिला सबको? अथॉरिटी टू बाइंड, ये वाला पॉइंट कौन सा वाला है? म्यूचुअल एजेंसी वाला। सो अ पार्टनर कैन बाय हिज एक्ट बाइंड द फर्म, क्लियर है। बट इन केस ऑफ एचयूएफ क्या होगा बताइए मुझे? ओनली द कर्ता हैज द अथॉरिटी टू बाइंड, कर्ता ने जो बोल दिया बाकी सब मेंबर्स को मानना पड़ेगा। बट दूसरे बिजनेस में ऐसा चलता है, आई मीन बाकी मेंबर्स अगर कुछ बोलते तो क्या वो बाइंडिंग होगा? नहीं, कर्ता जो बोलता है वो बाइंडिंग होता है। लाइबिलिटी देख लीजिए फटाफट से, पार्टनरशिप लाइबिलिटी, एचयूएफ में लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान दीजिए। एचयूएफ में लाइबिलिटी अगर पूछे तो हमसे पूछेंगे मैम किसके पूछ रहे हैं आप, ये बताइए, यू शुड आस्क मी, कर्ता की या अदर मेंबर्स। तो पॉइंट इज एचयूएफ में कर्ता की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, ठीक है, और बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। लिमिटेड टू व्हाट एक्सटेंट? जैसे शेयर में हमने बोला था कि जितना अनपेड अमाउंट है उतना तक लिमिटेड होगी, यहां पे कहां तक लिमिटेड होगी? जितना शेयर उनको मिला प्रॉपर्टी में। क्या लिखा हुआ है? अदर को पार्टनर्स आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ फैमिली बिजनेस, ठीक है जी, क्लियर है। तो वहां पे कर्ता की लाइबिलिटी कभी कभी पूछ लेते हैं अलग से। ओके, कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर, बताइए मुझे क्या मतलब हुआ इसका? अगर आप क्लोज करते हो, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या बाकी मेंबर्स डिमांड कर सकते हैं? क्या कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं? डेफिनेटली। फर्म बंद हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड एज अ पार्टनर आई कैन डेफिनेटली स्यू द अदर पार्टनर्स। एचयूएफ में ऐसा होता है क्या? ओनली ऑन सेपरेशन, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन सेपरेशन। क्या लिखा हुआ है? ऑन द सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली a member is not entitled to ask for accounts of the family business। आप ये डिमांड नहीं करोगे, चलो कोर्ट में सिर्फ पार्टीशन वाला केस अलग होगा, बट नॉर्मल कोर्स में यू आर नॉट सपोज टू आस्क फॉर द अकाउंट्स, राइट। बात समझ आई? नेक्स्ट, गवर्निंग लॉ, बहुत सिंपल, कौन सा लॉ चलता है पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप एक्ट 1932, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे हिंदू लॉ, ओके। माइनर कैपेसिटी, माइनर समझते हैं, माइनर कौन होता है बताइए मुझे? बिलो 18, राइट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक लाइन बाय हार्ट हम कर लेंगे उस टाइम, आज सिर्फ समझ लेते हैं। अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता।
तो पार्टनरशिप फर्म में बताइए मुझे क्या पार्टनर बन सकता है? पार्टनर बन सकता है? अगर सिर्फ बोलेंगे नहीं तो आंसर इनकम्प्लीट लगेगा. नॉर्मली a partner cannot be entered as a minor cannot be entered as a partner, right? But he can be admitted for benefits. बेनिफिट्स के लिए माइनर को एंट्री दे देंगे. दैट मीन्स लॉसेस हुआ तो माइनर नहीं शेयर करेगा, प्रॉफिट्स हुए तो कर सकता है. ओके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या स्टेटस है देव बताइए मुझे. अ माइनर बिकम्स अ मेंबर बाय इंसिडेंस ऑफ बर्थ. जस्ट बर्थ लिया है वो तो मेंबर बन गया. सो माइनर वाला पॉइंट वहां पे रेलेवेंट नहीं है. बात क्लियर है? पक्का? ओके, कंटिन्यूटी में बताइए मुझे. कंटिन्यूटी में बताइए पार्टनरशिप कब तक चलेगी? अब तो पढ़ चुके हैं हम, तब तक डिसोल्यूशन नहीं होता. ठीक है. और जबकि जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या है? पार्टीशन तक. ठीक है ना. पार्टीशन पे क्या होता है? एचयूएफ कम टू एंड सेंड. अब जो जैसे अब एक फैमिली है, ठीक है ना, मिस्टर ए इज देयर, एचयूएफ चला रहे हैं अपना, अच्छा खासा चल रहा है. अभी एचयूएफ कब तक चलेगा? जब तक फैमिली में पार्टीशन ना हो. लेट्स से मिस्टर बी और सी दोनों बेटे उसके अलग हो जाते हैं, तो बी का अलग फैमिली बन गया, सी का अलग बन गया, एचयूएफ पे ब्रेक लग गया. अभी बी अपनी फैमिली में एचयूएफ अलग चला सकता है. ठीक है, पॉइंट समझ आया ये? पक्का? यानी एक बार पार्टनरशिप होती है, एंड हो जाता है. लास्ट डिफरेंस और देख लें, पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप. ठीक है जी. तो फॉर्मेशन को ओनरशिप में याद रखिएगा वो पीस वाला लैंड जो था मैंने कि एक मैरिज ग्राउंड को दो लोग मिलके होल्ड कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं. दो पर्सन साहब को ओनर्स, बात की थी ना, उसी को डिस्कस करें. फॉर्मेशन, पार्टनरशिप ऑलवेज अराइज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. को ओनरशिप में क्या हो सकता है? इट मे अराइज फ्रॉम अग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ध्यान दीजिएगा, को ओनरशिप में अग्रीमेंट भी हो सकता है. हम दो अनरिलेटेड लोग हैं, हम दोनों ने मिलकर मैरिज हॉल खरीदा, अग्रीमेंट किया होगा. ठीक है, बट ये तीनों बहनें, ठीक है, साथ में प्रॉपर्टी चला रही है, तो इनहेरिटेंस था, पापा की प्रॉपर्टी आपको मिल गई, इनहेरिट किया आपने, उत्तराधिकारी. सो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी फॉर्मेशन हो सकता है, अग्रीमेंट भी हो सकता है. ओके, पार्टनरशिप में अग्रीमेंट कंपलसरी. इंप्लाइड एजेंसी बताइए मुझे. पार्टनर्स, एजेंट, co-owners, we are not agent, right? Nature of interest. नेचर ऑफ इंटरेस्ट बहुत सिंपल है कि यहाँ पे प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों शेयर होते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा? को-ओनरशिप डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, राइट? नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बताइए मुझे. पार्टनरशिप में इंटरेस्ट कभी ट्रांसफर होता है? ओनली ऑन द कंसेंट. ओके, को-ओनरशिप में बताइए मुझे विदाउट द कंसेंट हो सकता है. सी मेरी प्रॉपर्टी, वी आर को ओनर्स. नाउ अगर मैं चाहूं तो मैं मेरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी को गिफ्ट कर सकती हूँ, राइट? फिर वो और आप बेसिकली क्या हो जाओगे? को ओनर. तो यहाँ पे वो लाइन इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिए. अ को ओनर मे ट्रांसफर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर्स. अ को ओनर मे ट्रांसफर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर्स. इज दिस ओके? कंफर्टेबल? आगे का कंटिन्यू करें? शैल वी प्रोसीड? Okay, now we will see, now difference between complete होने के बाद we will see types of partnership, right? When I say types of partnership, that means मैं कहीं ना कहीं बात करूंगी टेन्योर की. टेन्योर समझते हैं? Yes, we will talk about the duration की पार्टनरशिप कितने ड्यूरेशन की. तो one is partnership at will, in the important heading है वो partnership at will. will का मतलब नॉर्मल केस में 90% केसेस में ऐसा ही होता है. व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कि हम कितने टाइम तक बेसिकली कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप. ठीक है. सेल फोन्स आर नॉट अलाउड इन क्लास. ओके, so when there is no contract basically between the persons regarding the duration, क्या लिखा हुआ है? No contract between partners for duration, this is known as partnership at will. Now see, अगर कोई ड्यूरेशन डिसाइडेड नहीं है, ये तीन लोग हैं, राइट? तो क्या लाइफ लॉन्ग ये कंटिन्यू करेंगे? किसी की डेथ हो गई या कोई छोड़ना चाहे तो अलाउड है ना. पार्टनरशिप एट विल था, यानी पार्टनरशिप फॉर्मेशन के टाइम दे पीपल हैव नॉट डिसाइडेड कि कितने टाइम तक बिजनेस करेंगे, बट अभी
एक्स की डेथ हो जाती है या इन जनरल एक्स वांट्स टू डिसकंटिन्यू, एक्स क्या कर सकता है, सबको इंफॉर्मेशन देगा, कंसेंट ऑफ ऑल से डिसोल्यूशन हो जाएगा। इज दिस ओके, क्लियर है? और दूसरा वाला कौन सा होगा, पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, वो रोड कंस्ट्रक्शन वाला। हमने एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम कभी कभी ज्वाइंट वेंचर भी बोलते हैं, राइट, किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए। चलिए देखिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, a person may become a partner with some other partner in particular business enterprise for a particular venture such as construction of road, laying a railway line, right? क्योंकि ये ऐसे काम है कि अकेले तो हो नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने सिर्फ मिलकर ये काम कंडक्ट करने के लिए पार्टनरशिप की। जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, आप अपने रास्ते में मेरे रास्ते, ठीक है जी, क्लियर है? तो ये हो जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनर, इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ पार्टनर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर। मिला सबको? क्या लगता है कौन होगा एक्टिव और एक्चुअल? Who takes part in the management, मतलब वो डे टू डे एक्टिविटीज में एक्टिव है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सोया हुआ है और ये एक्टिव है, वो मतलब नहीं है। टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे एक्टिविटी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। Now because he is actively participating in the management, so obviously every person dealing with the firm is aware of this person. Let's say Mr. X की बात करती हूँ, बहुत एक्टिव है, ठीक है। अब मुझे बताना, अगर ये पर्सन एक्टिव है तो बाहर वाले जितने भी लोग हैं वो सब एक्स को जानते होंगे। इन केस एक्स वांट्स टू रिटायर, तो क्या करना पड़ेगा? He need to give a public notice. तो लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछेंगे एग्जाम में। एक्टिव पार्टनर व्हेन रिटायर, ही इज सपोज टू गिव अ पब्लिक नोटिस। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग इसको जानते हैं ना, ठीक है जी। तो whenever active partner retire, he need to give a public notice. Is this okay? पक्का? Okay. Next point, dormant or sleeping partner. Dormant or sleeping partner वो होता है who does not take part in the management. Active part नहीं ले रहा है, ठीक है। मिस्टर वाई सिर्फ नाम के लिए पार्टनर, ठीक है, ऐसा हम नॉर्मली पढ़ते हैं, बट नाम के लिए कोई दूसरा होगा, मैं फिर से क्लियर कर दूं। सो ये डॉर्मेंट पार्टनर है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है अपना ले लेते हैं। नाउ इन दिस केस बिकॉज ही इज स्लीपिंग पार्टनर, सो आउटसाइडर्स इसको जानते होंगे क्या? नहीं। दैट मीन्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही इज नॉट सपोज टू गिव अ पब्लिक नोटिस। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, since he is not involved in the management of the firm, he is not known to partners, ठीक है, इतनी लाइन लिखी है। उसके आगे एक लाइन ऐड करिए, on retirement he is not required to give public notice. On requirement he is not liable या he is not supposed to give public notice. Is this okay? Clear है ये point? Done? Next. Nominal partner. पता है nominal partner क्या होता है? Exactly. Nominal partner is one who lends his name, ठीक है ना, just lends his name. अच्छा, that means he does not have a real interest in the business of partnership firm, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये कैपिटल नहीं लगाएगा, प्रॉफिट्स नहीं शेयर करेगा, पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। ये बात क्लियर है? दैट मीन्स ये 3 पॉइंट्स, प्रॉफिट, कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल, प्रॉफिट, पार्टिसिपेट, तीनों चीजें नहीं करेगा ना, राइट। सो ही इज द पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर की मैं बात करूं, ही जस्ट लेंड हिज नेम टू द फर्म। कोई बहुत नामी पर्सन है, ये इन लोगों ने रिक्वेस्ट करी, एक्स और वाई ने रिक्वेस्ट करी, ये रिलेटिव है मान लीजिए एक्स और वाई के, ठीक है, बहुत ही रेपुटेड पर्सन है। तो इन लोगों ने रिक्वेस्ट की, सर आप सिर्फ नाम के लिए हमारे बिजनेस में जुड़ जाइए, आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल बॉदर नहीं करिए, हम ना आपसे कैपिटल डिमांड करेंगे, ठीक है,
ना सर आपसे शेयर करेंगे प्रॉफिट्स, आप तो इतने रेपुटेड है, क्या जरूरत है आपको प्रॉफिट्स की, पार्टिसिपेट भी नहीं करना है, वी विल मैनेज एवरीथिंग, आप सिर्फ नाम के लिए आ जाइए। जस्ट बिकॉज वाई जेड बिजनेस में जुड़ जाते हैं, एडवांटेज हो रहा है इन दोनों को। गॉट माय पॉइंट? इसको हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल पार्टनर। वहां पे क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजिंग लगता है, हम ये याद करके जाते हैं, नॉमिनल पार्टनर इज वन हु लेंड्स हिज नेम, बट एग्जाम में इन्वेस्टर्स कैपिटल याद रहता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स याद नहीं रहता। वहां पे ऐसा लगता है कि यार प्रॉफिट्स तो शेयर करता ही होगा, पार्टनर है, तो बी वेरी क्लियर, नॉमिनल पार्टनर डज नॉट शेयर द प्रॉफिट्स। क्लियर है? यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, इसलिए इसको मार्क कर लीजिएगा कि ये प्रॉफिट शेयर नहीं करता। ओके, नेक्स्ट इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, मे बी पॉसिबल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि हो सकता है कोई एक पार्टनर से प्रॉफिट शेयर करे और वो लॉसेस ना शेयर करे। इज इट पॉसिबल ना? बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा क्यों होता है जनरली, बताइए मुझे। सपोज मेरा एक एम्प्लॉय है, राइट, अच्छा काम कर रहा था, मैंने उससे कमिट किया कि यार अगर तुम अच्छा काम करोगे मैं तुमको एज अ पार्टनर ले लूंगा। नाउ दिस एम्प्लॉय इज कन्वर्टिंग इनटू अ पार्टनर। अब उसका क्या पॉइंट है, सर मैं एम्प्लॉय था, एक फिक्स सैलरी मिलती थी ना मुझे, अभी पार्टनर बन जाऊंगा, बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो हमने उसको क्या बोला, इतना पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना, लॉस मत शेयर करना, ठीक है। सो पार्टनर इन प्रॉफिट होता है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, सब पार्टनर। सब पार्टनर समझते हैं? सब पार्टनरशिप, दैट मीन्स क्या, देखिए एक्स वाई जेड मिलके तीनों पार्टनर है ना, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कौन सी फर्म में? एक्स वाई जेड फर्म में। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक्स क्या करता है, एक्स मान लीजिए लेट्स से ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग करते हैं लेट्स से फूड आइटम्स की, फूड प्रोडक्ट्स की ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। व्हेन आई से ट्रेडिंग करते हैं, इसका मतलब दे पीपल आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग। ये बात तो सबको समझ आती है, ठीक है ना। अभी ट्रेड कर रहे हैं मतलब कहीं से माल परचेज कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। अभी एक्स के लेट्स से एक्स है मिस्टर पी, एक्स का फ्रेंड है, ठीक है। ये जो मिस्टर पी है ना, ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो क्या करता है, फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। अभी मिस्टर एक्स ना बहुत स्मार्ट है, एक्स ने क्या किया, इन लोगों के साथ पार्टनरशिप की फॉर ट्रेडिंग, और पी के साथ पार्टनरशिप की, पी प्लस जेड, आई एम सॉरी पी प्लस एक्स, पी के साथ पार्टनरशिप की फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? दैट मीन्स एक पार्टनरशिप के अलावा वन ऑफ द पार्टनर इज हैविंग पार्टनरशिप विद सम अदर, तो उसको क्या बोलेंगे, सब पार्टनरशिप। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? पढ़ लेते हैं उस पॉइंट को। When a partner agrees to share his profits of the firm, ठीक है, profits of the when a partner agrees to share his share of profits in the firm with the outsider, such a outsider is called as sub partner। क्यों शेयर कर रहा है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में कम कॉस्ट पे मिल रहा है ना, इसीलिए पार्टनरशिप की है। अब यहाँ जो प्रॉफिट्स वो डेराइव करेगा वो किसके साथ शेयर करेगा, पी के साथ। बात समझ में आती है? Such a sub partner does not hold any rights against the firm, बट ध्यान रखिएगा दिस मिस्टर पी फर्म के लिए क्या है, आउटसाइडर। फर्म के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई जेड, तो मिस्टर बी इज अ आउटसाइडर। अब ये पार्टनर्स इंडिविजुअली किसी के साथ भी कोई भी इनका अंडरस्टैंडिंग हो, फर्म को क्या करना है, सो मिस्टर पी इज अ आउटसाइडर। दैट मीन्स मिस्टर पी, कल दिन इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए इन दोनों के बीच, क्या ये फर्म को लायबल ठहरा सकते हैं? फर्म क्या बोलेगी, वी नो ओनली एक्स वाई जेड, हम पी से कंसर्न नहीं है। बात क्लियर है? इसलिए वहां पे लिखा हुआ है सब पार्टनर इज नॉट, a sub partner does not hold any rights against the firm nor liable for the debts of the firm। क्लियर है? राइट्स नहीं तो लाइबिलिटी भी नहीं। इनकमिंग पार्टनर बताइए मुझे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वही वाला कॉन्सेप्ट अकाउंट हुआ। इनकमिंग पार्टनर मतलब न्यू पार्टनर इज एंटरिंग इन द फर्म। मुझे बताइए क्या नया पार्टनर पुराने पाप के लिए जिम्मेदार होगा? नहीं ना। हम सब एक कौन सा अकाउंट बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा कुछ बनाते थे ना। व्हेनेवर देयर इज एडमिशन हम क्या करते थे, उस दिन तक के सारे प्रॉफिट्स या लॉसेस एग्जिस्टिंग पार्टनर में, वही बात यहां पे है। आउटगोइंग पार्टनर, रिटायरमेंट, दैट मीन्स
आउटगोइंग पार्टनर पोस्ट रिटायरमेंट लाइबल नहीं होगा, बहुत सिंपल। एक इंपॉर्टेंट बात, चाहे इनकमिंग हो चाहे आउटगोइंग हो, इट शुड बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मेजॉरिटी कंसेंट नहीं चलेगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। एग्जाम में इसी पे सवाल पूछता है। A wants to, basically A, B, C are in partnership. Mr. A wants to bring Mr. P. ध्यान से सुनिएगा, A, B, C पार्टनरशिप में A लाना चाहता है P को, मेजॉरिटी से चलेगा क्या? कंसेंट दोनों की लगेगी, B और C की, बात क्लियर है? ओके, पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसको दो एग्जाम्पल से समझाती हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा प्लीज, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। I'll give you 2 examples, ठीक है? When I say estoppel और holding out, इसका मतलब प्रिटेंड करना, यानी रियलिटी कुछ है और ये लोग प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट सुन लीजिए पहले, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। व्हेन एनी पर्सन प्रिटेंड्स टू बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, ठीक है, कोई प्रिटेंड करता है कि इस फर्म का पार्टनर है, देन इन दैट केस ही कैन नॉट डिनाई द पार्टनरशिप, ठीक है? कल जब उसको लाइबिलिटी आएगी पे ऑफ करने के टाइम, तब वो ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं आई एम नॉट द पार्टनर, बाकी लोग पार्टनर है, बात समझ में आई? तो कोई पर्सन अगर प्रिटेंड करता है कि वो पार्टनर है, मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर है फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, समझिएगा, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इजी, PQRS, ठीक है, दे आर ऑल पार्टनर्स, ये पार्टनरशिप फॉर्म में थे, ठीक है, इनको मिला के फर्म है, ऐसा लिख लीजिए, PQRS इनको मिला के फर्म है। नाउ P रिटायर्स, अभी क्या हो गया, P रिटायर्स, सो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो ऑब्वियसली फर्म के लेटर हेड से P का नाम हटना चाहिए था, फर्म के लेटर हेड से P का नाम हटना चाहिए था, बट व्हाट हैपेंस इज पोस्ट रिटायरमेंट ऑल्सो क्या हुआ, फर्म के लेटर हेड को चेंज नहीं कराया, फर्म के लेटर हेड पे अभी भी PQRS आ रहा था, बात समझ में आई? लेटर हेड से P का नाम नहीं हटा, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है? अभी मुझे बताइए, क्या लाइबिलिटी के लिए कोई लाइबिलिटी अगर आती है, इन दैट केस वेदर P विल बी रिस्पॉन्सिबल? आप बोलोगे मैम हमने तो अभी अभी पढ़ा आउटगोइंग पार्टनर, इफ अ पार्टनर रिटायर्स तो पोस्ट रिटायरमेंट ही विल नॉट बी लाइबल, बट कॉन्सेप्ट है पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। सी अगर P रिटायर हुआ तो उसको पब्लिक नोटिस देना चाहिए, सारा प्रोसीजर करना चाहिए, P रिटायर हुआ स्टिल वो लेटर हेड पे आ रहा है, फर्म का जो लेटर हेड है उसमें अभी भी क्या दिख रहा है, PQRS। अभी ये आउटसाइडर मिस्टर ए, इन्होंने P पे बिलीव करके, P पे भरोसा करते थे, P पे बिलीव करके अगर फर्म को डिलीवर कर दिया गुड्स, सप्लाई किया, मुझे बताइए क्या लाइबिलिटी सिर्फ QRS की होगी या P की भी होगी? क्वेश्चन समझ आया? पहले P लेटर हेड पे अभी भी आ रहा था, दैट मीन्स P इज प्रिटेंडिंग और एज अ पार्टनर, ठीक है, प्रिटेंड कर रहा था कि पार्टनर है ऑन द लेटर हेड एटलीस्ट। अभी इन केस में कॉन्सेप्ट ये कहता है इफ एनी पर्सन इज प्रिटेंडिंग दैट ही इज अ पार्टनर, देन इन दैट केस लाइबिलिटी के टाइम डिनाई नहीं कर सकता, अभी P डिनाई नहीं करेगा, जो भी लाइबिलिटी आएगी P विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ये बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आया? अब एक बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ते फिर मैं एक और एग्जांपल दूंगी, फिर क्लास एंड करेंगे। देखिए, व्हेन अ पर्सन हु इज नॉट रियली अ पार्टनर, ना यू में से मैम P तो पार्टनर था, देखो रिटायर हो गया है, सो ही इज नॉट अ पार्टनर एज ऑफ नाउ। So when a person who is not a partner but induces other person to believe that he is a partner, now P ने कैसे इंड्यूस किया? दूसरों को भरोसा दिलाना कि हम पार्टनर हैं। P ने कैसे भरोसा दिलाया? Okay, induces other person to believe that he is a partner, and the person so induced, Mr. A, make transaction with the firm. Clear है? The person inducing will be liable as a partner to the person making transaction. Such partner later on, that means Mr. P, later on if he denies his being a partner, he will be stopped from doing so. Clear हुआ एकदम?
ऐसे बिना एग्जाम्पल को 4 बार पढ़ लेंगे समझ नहीं आएगा। बात क्लियर है? पक्का? ओके। अभी अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? ए और बी टुगेदर आर पार्टनर्स। ओके, नाउ ए इंट्रोड्यूस सी टू डी एज पार्टनर, ठीक है? अभी ए ने सी को इंट्रोड्यूस किया, किसको? डी को, ठीक है? कैसे कि ये पार्टनर है। सी रियल में क्या था? रियलिटी में ही इज अ मैनेजर, बट ए इंट्रोड्यूस हिम एज पार्टनर। कोई कंफ्यूजन? ये मीटिंग चल रही है, बढ़िया सी पार्टी चल रही है फर्म की, तो ए ने डी को मिलवाया सी से, ठीक है? कैसे इंट्रोड्यूस किया? ये सी माय पार्टनर, ठीक है? ओके, नाउ डी। अभी डी ने क्या किया? सी पे बिलीव करके फर्म को सप्लाई कर दिया गुड्स, ठीक है? डी ने क्या किया? डी ने फर्म को सप्लाई किया, ठीक है? गुड्स सप्लाई कर दिया। नाउ इन दैट केस मुझे बताइए लाइबिलिटी किसकी होगी? ओनली ऑफ ए बी और ए बी सी? Who will be liable? A, B, C. Confusion? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। बात ध्यान से सुनिए। One person acting as a partner, in reality he is not a partner and he induces other, ठीक है ना? C ने D को भरोसा दिलाया। अभी अगर C बोल सकता था ना, नहीं I am not a partner, I am just a manager of this firm, but C remained silent, ठीक है? C ने कुछ नहीं बोला। अब इस बात पे बिलीव करके डी को लगा यार 3 लोग हैं फर्म में, अच्छा ही मैनेज कर रहे होंगे, डी ने मटेरियल सप्लाई कर दिया, फॉर दिस हु विल बी लायबल? डी के लिए कौन लायबल होगा? ए बी सी और ए डी? ए बी सी। व्हाई सी? बिकॉज सी इज अ पार्टनर। कैसे पार्टनर मान लिया जाएगा? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बात समझ में आई? बैनर लगा लेना कि हम पार्टनर है, रियलिटी में नहीं है कोई बात नहीं, बट स्टिल जब लाइबिलिटी आएगी तो फिर दिया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, क्या इस केस में प्रॉफिट हुआ तो क्या सी से शेयर करेंगे? नहीं, ओनली फॉर द लाइबिलिटी, राइट? तो इस केसेस में आप ध्यान से रखिए, क्या ध्यान रखना है? यानी चीटिंग, जब भी आपको दिमाग में ऐसा होगा कोई भी चीटिंग वाला केस आता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिलीव दिला रहा आई एम द पार्टनर, लेटर ऑन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइबिलिटी, प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है जी? बिकॉज इन रियलिटी यू आर नॉट अ पार्टनर बट फॉर दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी। अच्छा, मान लीजिए इस केस को थोड़ा और ध्यान से सुनिए और कॉम्प्लिकेट करते हैं। मान लीजिए मिस्टर क्यू अगर फर्म को सप्लाई करते हैं तो क्या लाइबल होगा? सी। क्यू सम अनदर पर्सन सप्लाई टू द फर्म, उसके लिए लाइबल होगा? सी। नो। जिस पर्सन को आपने बिलीव दिलाया, जिस पर्सन को इंड्यूस किया, ओनली फॉर दैट पर्सन ए बी सी आर लाइबल। सो इस केस में फॉर डी ए बी सी आर लाइबल, मिस्टर क्यू के लिए ओनली ए और बी आर लाइबल। ये पॉइंट याद रहेगा? पक्का? वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाइट हैवी एज वेल, ठीक है जी? कोई कंफ्यूजन आज के लेक्चर में? पक्का? कोशिश करिए ये दोनों एग्जाम्पल्स लिखिए और अपनी राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। लेट्स से फॉर मिस्टर क्यू ओनली ए एंड बी आर लाइबल, दैट मीन्स पार्टनर और होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट किसके लिए लायबल होगा? जिसको आपने बिलीव दिलाया, इंड्यूसेस अदर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस ओके? एवरीबॉडी डन? डन? चलिए, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू। टुमारोज लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द माइनर। आज के चैप्टर का हमारा सिर्फ माइनर वाला पोर्शन बाकी है, सो माइनर कंप्लीट करेंगे। टेक अ पेंसिल विद यू, टुमारो विल डू द एमसीक्यू एज वेल। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू, होप यू एंजॉयड द सेशन।